तो इवोल्यूशन खत्म हो गया। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बेटा। ठीक है, इसमें से 2 या 3 एमसीक्यू पूछे जाते हैं बेटा। तो कहीं ना कहीं आपके 8 से 12 मार्क इसमें से पक्के हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें मोस्ट कॉमनली इसमें जो चीज़ें डिवाइड की गई जैसे कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी ये सारी चीज़ें डिजीज जो है बेटा उसकी पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वायरल डिजीजेज ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। ठीक है, उसके बाद इम्यूनिटी, HIV एड्स। ठीक है, तो ये दोनों में से एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, इसमें जो पेपेवरस सोमनिफेरम है वो जो ड्रग्स है बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो अप टू द पॉइंट ही पढ़ाने वाला हूँ इसमें। आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा फुल डिटेल में लूंगा मैं करके, लेकिन इसी में से ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा बेटा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा एक ब्रीफ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं बेटा कि प्रीवियस जो लोग थे ना वो कोई भी छोटी सी छोटी बीमारी होने पे क्या बोलते थे कि भैया गॉड इज लाइक भगवान हमसे नाराज हो गया है। ठीक है, पिछले जन्म के पाप है ये सारी चीजें। ठीक है, लेकिन जो हिप्पोक्रेटस था बेटा इसने बोला था कि बॉडी में 4 तरह के फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, 4 तरह के फ्लूइड्स होते हैं, इनको उसने बोला था बेटा ह्यूमर्स। ठीक है, तो 4 तरह के जो ह्यूमर्स थे उसने बोला था सबसे पहला है ब्लड, उसके बाद फाइम फाइन, उसके बाद येलो बाइल। ठीक है, येलो बाइल बोला, एंड लास्ट में उसने बोला ब्लैक बाइल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे उसने एक बात बोलने की कोशिश करी कि ये जो है एक तो ब्लड, दूसरा फाइम, तीसरे बाद ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल, इन फ्लूइड्स में इन ह्यूमर्स में अगर इम्बैलेंस हो गया उसकी वजह से बॉडी में तबीयत वगैरह खराब होती है बेटा। ठीक है, ये सारी चीजें उसने बोलने की कोशिश की एंड उसने ये बोला कि ये बाइल्स को मेंटेन करने के लिए आप मेडिसिन खाइए एंड गॉड ऑफ हीलिंग जो है आस्क्लिपियस उसको प्रार्थना कीजिए कि हम ठीक हो जाए। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको पता है कि ऐसा किया गया, लेकिन ये पूरी की पूरी थ्योरीज उसकी गलत हुई क्योंकि आपको पता है बेटा कि मेडिसिन खाना तो ठीक है, लेकिन आपको पता है बेटा कि एक ही बॉडी में फ्लूइड होता है दैट इज ब्लड। ठीक है, पूरे बॉडी में एक ही तरह का फ्लूइड होता है जिसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे बेटा विलियम हार्वे। ठीक है, तो 1628 में 1628 में 17वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ही उसने, आप ऐसे बोल सकते हो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। ठीक है, उसने ये बोला था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ से फैल रही है बीमारियां तो वो इसी चीज़ से फैल रही है बेटा। ठीक है, और आपको पता है हिपोक्रेटिक ओथ भी खाते हैं अपन। जब मैं 3rd ईयर में था एंड मैं फाइनल ईयर में था। ठीक है, जब भी मतलब मेडिसिन एंड सर्जरी जब चालू होती है बेटा तब हिपोक्रेटिक ओथ खानी पड़ती है एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि मैं आई विल डू नेवर हार्म टू द पेशेंट्स बॉडी। मैं हमेशा गुड करूँगा, मैं कभी ओवरडोज नहीं दूंगा। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी बेटा इसमें कि उन्होंने ये बोला था कि जो इवन मैं जब पढ़ते जाऊँगा और मैं सीनियर हो जाऊँगा पढ़ाई के दौरान या फिर मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाऊँगा, तो मैं अपने जूनियर्स को भी ये जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से प्रूफ करूँगा करके और बताऊँगा, उनको अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसने बोला गया था। ठीक है, चलिए तो इसके आगे चलते हैं बेटा। नाउ इसके आगे मैं आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि नर्वस सिस्टम ये सारी चीज़ें जो है वो हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस पेज पे आती है बेटा दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ। ठीक है, तो आपको पता है बेटा हेल्थ क्या होती है। हेल्थ इज़ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो कौन सी चीज़ों से हेल्थ बिगड़ सकती है, जेनेटिकल डिसऑर्डर हो गए। ठीक है, उसको कोई जेनेटिकल बीमारी आ चुकी है इसकी वजह से भी हेल्थ बिगड़ सकती है, इन्फेक्शियस डिजीज है, लाइफस्टाइल किस तरह के अपन खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, इम्प्रॉपर डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों से भी हेल्थ इफेक्ट होती है। ठीक है, हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि एब्सेंसी ऑफ डिजीज हो, पूरा फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन हो, इसको हेल्थ बोला जाता है। WHO की एक और बार डेफिनेशन आई थी बेटा 1986 के आसपास। वहाँ पे उन्होंने बोला था कि जब अगर आप हेल्दी है तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ क्लास में एंड आपको है किडनी स्टोन का दर्द एंड आपको किडनी स्टोन का दर्द चालू है, तो आप क्या मेरे लेक्चर पे पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे?
नहीं ध्यान दे पाओगे बेटा, है ना? तो यही चीज़ है कि जब आप हेल्दी हो, आपको कुछ दुख-सुख नहीं रहा है, आपको किडनी स्टोन नहीं है, आपको हेडेक नहीं है, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिव वे में अपने काम को कर पाओगे, है ना? यही चीज़ यहाँ पे बोलने की कोशिश की है बेटा, ठीक है? अब कौन-सी चीज़ें हैं जिससे अ, आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो? तो बैलेंस डाइट होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, बॉडी फंक्शन सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों से आप ऐसे बोल सकते हो। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, ठीक है बेटा? जहाँ-जहाँ क्वेश्चन आएगा मैं आपको एक ये बता दिया करूँगा, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है बेटा कि इन्फेक्शियस डिज़ीज़ क्या है एंड नॉन इन्फेक्शियस डिज़ीज़ क्या है? एक पर्सन से कंटेजियस डिज़ीज़ आप बोल सकते हो बेटा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ कोरोना। कोरोना जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है क्योंकि वो प्रोटोज़ो एक पर्सन टू दूसरे पर्सन में फैल रहा है। ठीक है बेटा? कफ कोल्ड या फिर ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो छींकने, खाँसने से फैल रही है पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाती है। इसको कंटेजियस बीमारियाँ भी बोल सकते हो आप या इसको कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ भी बोल सकते हो या इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बीपी है या मुझे हार्ट डिज़ीज़ है, तो आपको मेरी हार्ट डिज़ीज़ या आपको मेरी बीपी नहीं लग सकती है। वेरी क्लियर बेटा, यही बात बोली गई है यहाँ पे, ठीक है? चलिए, तो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी को याद रखिए बेटा, पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री फैल रहा है या एरिया वन एरिया टू अनदर एरिया में फैल रहा है। जैसे कि आज के डेट में आप बस बोल सकते हो पैंडेमिक मतलब महामारी, मतलब पूरे दुनिया में ये फैल गई है। ठीक है? तो इसको आप बोल सकते हो बेटा पैंडेमिक डिजीज़ेज़, ठीक है? जैसे कि कोरोना है इस टाइम पे, इसके ऊपर चांसेस तो बनते हैं इस वक़्त क्वेश्चन बनने के, ठीक है बेटा? इसके बाद देखिए अलग-अलग जो बीमारियाँ हैं वो कैसे फैलती है? हो सकता है कि कोई बैक्टीरियल डिज़ीज़ हो, कोई वायरल डिज़ीज़ हो, कोई फंगल डिज़ीज़ हो। तो ये क्या है? ये पैथोजेन है। पैथोजेन मतलब द ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेज़ द डिजीज़, ठीक है बेटा? तो कोई भी हो सकता है। हो सकता है आपके अंदर सैल्मोनेला टाइफी घुस जाए, तो उसकी वजह से टाइफॉइड हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी घुस जाए, तो उसकी वजह से निमोनिया हो सकता है, ठीक है? अगर कोई वायरस घुस गया, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है? या फिर हर्पिस वायरस, ठीक है बेटा? तो उसकी वजह से हर्पिस सिम्प्लेक्स हो सकता है। फंगल जो है बेटा फंगस की वजह से आपको पता है कि रिंगवर्म सॉरी जो वर्म्स जो ये होते हैं बेटा, दाद वगैरह है, वो सारी चीज़ें फैल सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पैथोजन अलग-अलग बीमारियाँ होती है, ठीक है? तो आपको पता है बेटा, ये पैराग्राफ आप पूरा का पूरा स्किप कर सकते हैं, ठीक है? इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है? एक बार इसको पढ़ लीजिए। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा बेटा, नीट 2019 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज़ द कॉज़ेटिव ऑर्गेनिज़्म ऑफ टाइफॉइड एंड व्हाट इज़ द लाइक इन्वेस्टिगेशन टू बी डन इन केस ऑफ टाइफॉइड। तो आपको पता है बेटा कि ये जो है इसका कॉज़ेटिव ऑर्गेनिज़्म है बेटा साल्मोनेला टाइफी। इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, ठीक है बेटा? हाई ग्रेड फीवर, सस्टेनेबल फीवर, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है? वीकनेस आती है बेटा। इसमें रेड स्पॉट्स इन द लोअर एब्डोमेन भी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, इंटेस्टिनल परफोरेशन भी करते हैं। तो ये जो साल्मोनेला टाइफी होते हैं ना, ये लीवर एंड पैनक्रियाज में छुप जाते हैं, ठीक है बेटा? उसके बाद जब अ, ये बाहर निकल जाता है, जब आप मेडिसिन वगैरह खाओगे ना, एंटीबायोटिक खाओगे, तब तो ये लिवर, स्प्लीन जैसे ऑर्गन्स में छुप जाते हैं। लेकिन जब आप मेडिसिन खाना बंद कर दोगे, तब आपको वापस से फीवर आ जाएगा, तो ये बाहर निकल जाते हैं वहाँ से, ठीक है बेटा? तो इसमें एक इम्पोर्टेंट साइन ये होती है बेटा कि कॉन्स्टिपेशन में कभी-कभी वाटर भी निकलता है, ठीक है? इसके अलावा आप बोल सकते हो इंटेस्टिनल परफोरेशन होता है एंड रेड स्पॉट्स इन द लोअर एब्डोमेन होता है। रेड स्पॉट्स इन द लोअर एब्डोमेन, ठीक है बेटा? तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, साइंस जो होती है, सिम्पटम होता है बेटा। एंड इसका सोर्स क्या है? कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर, मतलब किसी की कंटामिनेटेड फीसेस वगैरह जो है आपके बॉडी में चली गई बेटा। बहुत बार ऐसा होता है कि पाइपलाइन कट जाती है, कभी-कभी एनएमसी की वजह से सीवेज जो होता है वो नॉर्मल पानी में मिल जाता है, इसकी वजह से भी होता है। कभी आप गुपचुप पानी पूरी खाने चले गए, वहाँ पे भी अगर प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन नहीं किया हुआ है, उससे भी ये मतलब ये कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर से फैल सकता है ना? नेक्स्ट चीज़ जो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट थी बेटा, मैरी मेलोन। मैरी मेलोन नाम की एक कुक हुआ करती थी 1907 के पास न्यूयॉर्क सिटी में। इसकी वजह से ऑलमोस्ट
83 लोगों को टाइफाइड हुआ था बेटा, एंड जिसमें से 6 लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। एंड वो कुक करते समय अनहाइजीनिक, शी वाज अ कैरियर ऑफ टाइफाइड। तो वो जब कुक करती थी तो उसकी वजह से बहुत सारा लोगों को, जिनके घर में वो कुक करती थी, उनको भी टाइफाइड हो जाता था, एंड बहुत सारे लोगों की उनकी वजह से डेथ हो गई थी। 6 लोगों की डेथ हो गई थी एंड 83 लोगों को सफ़र करना पड़ा था, ठीक है। तो इस तरह से उसकी वजह से बहुत सारी डेथ हो गई थी बेटा, एंड इसलिए यहाँ पे भी मेंशन किया गया मैरी मेलन, व्हिच वाज आल्सो कॉल्ड एज अ टाइफाइड मैरी, ठीक है। शी वाज अ कुक एट दैट टाइम, न्यूयॉर्क में थी वो, ठीक है बेटा। चलिए, तो थ्रू ईयर्स शी प्रिपेयर्ड, तो बहुत सारे जो फूड उसने बनाती, शी वाज अ कैरियर, टाइफाइड कैरियर थी बेटा, ठीक है। इसके ऊपर पूरी एक कहानी है, इसके ऊपर कैसे वो फैलाती थी, कैसे फिर उसका पता लगा था। बहुत सारे कैरेक्टर्स थे उसमें बेटा, जॉर्ज सोपर एंड ये सारी चीज़ें, लेकिन अब उस पे नहीं जाते अपन। इतना याद रखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे से जो एमसीक्यू बनता है, जो मैंने यहाँ पे माइंड किया है बेटा, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट अपन इसमें करेंगे एंड इसको पता चलेगा टाइफाइड है कि नहीं है करके, ओके। अब यहाँ पे जितना मैंने अंडरलाइन किया है ना बेटा, उतना ही आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। निमोनिया के बारे में बोला गया है, तो आपको पता है निमोनिया किसकी वजह से कॉज हो रहा है? निमोनिया दो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कॉज हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एज पर एनसीईआरटी। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं बेटा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लंग्स की बीमारी है, तो एलवीएलआई किससे फील हो जाता है बेटा? फ्लूइड से फील हो जाते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन हो जाए। इसके सिम्पटम्स क्या होता है बेटा? फ़ीवर विथ चिल्स, ठीक है। 3 ही बीमारियाँ हैं बेटा कि जिसमें अ, ठंडी लग के बुखार आता है, फ़ीवर विथ चिल्स। ये जो फ़ीवर विथ चिल्स है ना, इस 3 ही बीमारियाँ हैं बेटा, ठीक है। एक होता है निमोनिया, एक होता है मलेरिया एंड एक होता है बेटा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये 3 बीमारियों में ठंडी लग के बुखार आना होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो ये अपन देख चुके हैं बेटा। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट साइन यहाँ पे जो है कि उसकी जो नेल्स एंड फिंगर्स होते हैं बेटा, लिप्स, नेल्स एंड फिंगर्स, ये क्या हो जाते हैं? ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम है बेटा, ग्रे या ब्लूइश कलर के दिखाई देते हैं। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। और ये कैसे फैलता है? बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स, मतलब आपके सामने किसी ने छींक दिया, खाँस दिया, या आपने किसी कोई पर्सन है उसने छींक दिया लिफ्ट के बटन्स के ऊपर एंड आपने उसी लिफ्ट की बटन को दबाया है, तो आपको भी वो हो सकता है बेटा कहीं न कहीं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, कंप्यूटर यूज़ करने से, यूटेंसिल्स यूज़ करने, इन सारी चीज़ों से भी वो हो सकता है, ओके। अब इसके अलावा भी शेयरिंग यूटेंसिल्स, ग्लासेस वगैरह से भी हो सकता है बेटा, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या बोला है कि डिसेंट्री, प्लेग, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिजीजेस के नाम लिखे हैं बेटा, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया। ये जो डिजीजेस है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। तो आपको बता दो बेटा कि ये जो डिसेंट्री होता है, ये बैसिलस डिसेंट्री की वजह से होता है, ठीक है। तो फीको ओरल रूट होता है बेटा, इंटेस्टिनल की जो म्यूकस लेयर है वो डैमेज हो जाते हैं, कभी कभी इसकी वजह से ब्लड भी आता है, ठीक है, स्टूल में। तो इसकी सबसे पहली ट्रीटमेंट क्या है बेटा? ओआरएस देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे एंड एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है ना। बैक्टीरियल डिजीज है, बैसिलस डिसेंट्री है, तो इसमें क्या देंगे? एंटीबायोटिक देंगे। दूसरी डिजीज जो है बेटा वो प्लेग है। प्लेग को अपन बोलते हैं बेटा, इसको ब्लैक डेथ या काली मौत भी बोलते हैं बेटा, कि इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। प्लेग को एक थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ मैं। प्लेग के लिए जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो है पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है बेटा। इसको क्या बोलते हैं? पास्चुरेला पेस्टिस, या अल्टर, और एक है बेटा येर्सिनिया पेस्टिस, ठीक है। येर्सिनिया पेस्टिस भी इसका नाम है, ठीक है। ये जो होता है, ये एक जो बैक्टीरिया है बेटा, ये एक फ्ली के ऊपर, रैट, चूहे का जो पिस्सू होता है ना, तो उस पिस्सू का नाम है, उस वेक्टर का नाम है बेटा जिनोप्सेला चेप्सिस। क्या बोलते हैं उसको? जिनोप्सेला चेप्सिस, ठीक है। तो जिनोप्सेला चेप्सिस नाम के पिस्सू के ऊपर, रैट फ्ली के ऊपर, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, पार्शुलेरा पेस्टिस एंड येस्टेरिया पेस्टिस। और ये जो है वो कॉज करते हैं बेटा प्लेग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ वहां पे नाम लिखा है बेटा। इसके भी बहुत टाइप होता है बेटा, प्लेग के भी बहुत टाइप है, ब्लूबोनिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग एंड सेप्टिसिमिक प्लेग, ठीक है। इसको करने के लिए, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक टेस्ट होती है बेटा, जिसको अपन बोलते हैं वेसन्स स्टेन टेस्ट, ठीक है। प्लेग के लिए कौन सी टेस्ट करते हैं? वेसन्स स्टेन टेस्ट, ठीक है बेटा। इतना याद रखेंगे इसमें। चलिए, इसके अलावा इसका जो
ड्यूरेशन होता है वो 2 से 4 दिन 6 दिन का होता है बेटा। ठीक है, चलिए इतना डिटेल में नहीं जाते अपन प्लेग में। ठीक है, काली मौत बोलते हैं। ठीक है, एंटी प्लेग वैक्सीन भी हो चुकी है बेटा। ठीक है, इसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स देने पड़ेंगे। आपको पता है ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट वो दी जाती है बेटा, है ना। चलिए, तो इतना समझ गए। इसके बाद आती है बेटा डिप्थेरिया। तो डिप्थेरिया को कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा? सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो डिप्थेरिया होता है, ये किसकी वजह से होता है? ये आप ऐसे बोल सकते हो, लंग्स में नहीं होता है बेटा मेनली, ये नोज वाले एरिया में या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है बेटा। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा, डिप्थेरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, एंड कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी ये क्या कॉज करता है बेटा? आपको डिप्थेरिया कॉज करता है। तो इसमें थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में फॉल्स मेम्ब्रेन का जम जाना, ये सारी चीजें होती है बेटा। ठीक है, तो इसका अपन याद रखेंगे, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है बेटा 2 से 5 दिन होता है। ठीक है, इसके लिए अपन एक टेस्ट करते हैं जिसको अपन बोलते हैं शीक टेस्ट एंड सीबीसी। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है बेटा, इसके लिए एंटीबायोटिक दे सकते हैं बेटा, एंड इसके लिए आपको पता है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड वुपिंग कफ, DPT, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, वुपिंग कफ जिसको बोलते हैं, टिटेनस, इसके लिए तो वैक्सीन है ही, तो DTP का वैक्सीन देता है बेटा। ठीक है, उसमें से जो डी है वो डिप्थेरिया का ही डी होता है बेटा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, इसके अलावा भी बहुत सारे डिजीज है बेटा। ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किए, तो इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस भी कम बन जाते हैं, है ना। अब यहाँ वाला ये वाला जो पैराग्राफ है बेटा, ये वायरल डिजीजेस को शो कर रहा है। तो आपको पता है मोस्ट कॉमन जो वायरल डिजीज है वो कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड के 108 से भी ज्यादा वैरायटी है बेटा राइनो वायरस की। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है? राइनो वायरस की। इसलिए बार बार अपने को होते रहता है, क्योंकि हर बार एक अलग स्ट्रेन आके अपने को इन्फेक्ट करता है। ठीक है बेटा, आपको पता है वायरल डिजीजेस के लिए कोई भी ट्रीटमेंट या एंटीबायोटिक अपन नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को फीवर आ रहा है, तो फीवर के लिए कोई मेडिसिन दे दीजिए। अगर उसका ब्लड काउंट कम हो गया तो ब्लड काउंट के लिए कुछ दे दीजिए, है ना बेटा। सो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना करते हैं। ठीक है, वायरस के लिए कोई भी इलाज नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं बेटा इसमें क्या है। तो कॉमन कोल्ड इज इट इट इन्फेक्ट्स द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, नॉट द लंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो कॉमन कोल्ड है बेटा, ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो जो पैसेज है बेटा, नोज वाला एरिया, नेजल चेम्बर वाला एरिया, उसी तक वो ये करता है। थ्रोट में भी ये होता है। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है थ्रोट भी। ठीक है, तो डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्शनेस, कफ एंड हेडेक, यही सारी चीजें आती है, और ये पर्सन टू पर्सन बहुत इजीली फैल भी जाता है। ठीक है बेटा, चलिए, तो इतना अपने को समझ गया है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो है मलेरिया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके पीछे साइंटिस्ट है कि जिन्होंने मलेरिया के ऊपर बहुत सारी चीजें की थी। ठीक है, रोनाल्ड रॉस, ही वॉज अ ब्रिटिश ऑफिसर। रोनाल्ड रॉस, ही वॉज अ ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडियन मेडिकल सर्विस। तो इसने बताया था कि इसके पहले बोलते थे कि ये बैक्टीरियल डिजीज ही है, लेकिन इसने बोला था कि नहीं भैया, ये कहीं ना कहीं इसका जो मॉस्किटो है वो ये है, मॉस्किटो जो है इसका वेक्टर है बेटा। एंड इनको 1902 में नोबेल प्राइज मिला था बेटा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है इसमें, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं इसमें क्या है। आपको पता है बेटा इसके, ओके, तो दिखाई दे रहा है अपने को। ठीक है, तो इसमें अपन 2-3 चीजें अपन इसको अंडरलाइन कर लेंगे बेटा। मलेरिया, इसके बाद प्लाज्मोडियम के 4 प्रकार होते हैं बेटा। ये किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम, सॉरी, फीमेल एनाफिलस मस्किटो से फैलता है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये इसका जो पूरा जो ये है, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे क्या होता है, हीमोजोइन होने रिलीज होने से क्या होता है। ठीक है, और ये आरबीसी पे अटैक करता है। ठीक है, चलिए, तो ये 2-3 चीजें, तो सबसे पहले याद रखेंगे इसमें कि ये जो मलेरिया है, ये कैसी बीमारी है बेटा? ये एक प्रोटोजोअन बीमारी है। ठीक है, प्रोटोजोअन बीमारियां चालू हो चुकी है। अब आपको पता है ये जो प्रोटोजोआ है, इसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के 4 डिफरेंट स्पीशीज है बेटा। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स,
प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, तो ये 4 प्रकार होता है बेटा। ओवेल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लिख लीजिएगा ओवेल भी है करके। तो ये अलग-अलग टाइप के मलेरिया करते हैं बेटा, ठीक है? तो इसमें से भी सबसे जो खतरनाक होता है, वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होता है। यहाँ पे आप कहीं मिलेगा, यस यहाँ पे मिला हुआ है बेटा अपने को, देखिए क्लियर कट लिखा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इज़ द मोस्ट डेंजरस वन एंड इवन फेटल। क्यों ऐसा बोला गया है बेटा? क्योंकि आपको बता दूँ कि ये जो है मैच्योर एज़ वेल एज़ इमैच्योर आरबीसी को अटैक करते हैं, एंड ये जो होते हैं ये सेरिब्रल मलेरिया भी करते हैं, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी करते हैं, ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। इसकी वजह से ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है, ये सबसे खतरनाक वाला मलेरिया करता है बेटा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे आपको पता है बेटा कि आरबीसी रप्चर होने के बाद वहाँ से एक हीमोजॉइन नाम का एक टॉक्सिक निकलता है, एंड ये जो टॉक्सिक है, इसकी वजह से ही 2 दिन के बाद या कभी 3 दिन के बाद फीवर आता है। वेरी क्लियर। तो जो आपको सिम्पटम्स दिखाई देते हैं ना कि मलेरिया में 2 दिन बाद या 3 दिन के बाद बुखार आता है, ये हीमोजॉइन रिलीज़ होने की वजह से ही होता है, ओके? यहाँ पे अभी 2-3 चीज़ें याद रखिए, ठीक है? तो हीमोजॉइन मैंने अभी भी बताया कि व्हिच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड फीवर, ठीक है? ये सारी चीज़ें तो हो गई। इसके बाद आपको पता है कि ये पहला मच्छर तो काट के गया, लेकिन जब वो गैमेट्स इसके बनते हैं बेटा, ये आरबीसी को रप्चर करके, लिवर को इन्फेक्ट करके, आरबीसी को रप्चर करके जब बाहर निकलते हैं, तो कहीं न कहीं ये स्किन वाले ब्लड वेसल में आ जाते हैं, एंड वहाँ से दूसरा मॉस्किटो उसको सक कर लेता है, ठीक है? और उसकी आगे की जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है, वो सलाइवरी ग्लैंड एंड इंटेस्टाइन में कंटिन्यू होती है बेटा, ठीक है? तो फिर वो जो इन्फेक्शिव फॉर्म होता है, स्पोरोज़ोइन, वो सलाइवरी ग्लैंड में आ जाता है। वेरी क्लियर बेटा? तो ये सारी चीज़ें हैं, और आपको पता है इसका जो है 2 रिक्वायर्ड होते हैं बेटा होस्ट, ठीक है? तो इसकी जो असेक्सुअल लाइफ है, वो ह्यूमन्स में कंटिन्यू होती है, एंड इसकी जो सेक्सुअल लाइफ है, वो मॉस्किटो के पेट में कंटिन्यू होती है, फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो के पेट में, ओके? सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि ये जो है एक लाइन बनी हुई है, ये जो है ये ह्यूमन होस्ट में चल रहा है, एंड ये जो है मॉस्किटो के पेट में चल रहा है। चलिए, तो ये कहानी स्टार्ट करता है बेटा, ये डायग्राम नंबर 1 के से। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि मॉस्किटो ने, एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ने अपने स्पोरोजोइन्स को रिलीज किया है इनटू द बॉडी। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल से सबसे फेवरेट ऑर्गन जो होता है बेटा, ये होता है इनका लिवर सेल्स। तो लिवर सेल्स में जाते हैं, ठीक है, एंड लिवर सेल्स में जाने के बाद ये बहुत मोटे हो जाते हैं। मतलब ये जो स्पोरोज़ोइट होते हैं, वो इतने मोटे हो जाते हैं कि ऑलमोस्ट 40 टाइम्स इनका साइज़ बढ़ जाता है बेटा, ठीक है? चलिए, खा-खा के मोटे होने के बाद ये स्टेज 3 पे आता है बेटा। 3 मतलब इसके बाद ये सबसे पहले आरबीसी को टारगेट करते हैं। एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं बेटा, इनको ये करते हैं, वहाँ पे उनको मिलती है बेटा शाइज़ोन रिंग स्टेज मिलती है, ठीक है? तो एक पूरा एक रिंग स्टेज यहाँ यहाँ पे मिलती है बेटा ह्यूमन आरबीसी में, ठीक है? सिग्नेट रिंग स्टेज इसको बोला जाता है, सिग्नेट रिंग स्टेज, ठीक है? इसको पूरा खाने के बाद पैरासाइट रिप्रोड्यूस करती है, एंड वहाँ से आरबीसी को रप्चर करते हुए फिर यहाँ पे एक हीमोजाइन नाम का एक टॉक्सिक भी निकलता है बेटा 4th स्टेज में, एंड इसकी वजह से ही फिर अपने को फीवर एंड सिम्पटम्स दिखाई देते हैं ये वाली स्टेज पे, ठीक है? अब ये हो चुका है बेटा। यहाँ पे आरबीसी रप्चर होने के बाद यहाँ पे एक और शफ़नर डॉट स्टेज होती है बेटा, तो ये आरबीसी में ही मिलती है इस स्टेज पे। इस स्टेज पे अगर अपन देखेंगे ना आरबीसी को, इन दोनों स्टेज पे, तो अपने को शफ़नर डॉट स्टेज मिलती है, जब हीमोज़ोइन ग्रैन्यूल्स रिलीज़ होते रहते हैं तब, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे अभी गैमेट्स फ़ॉर्म हो चुके हैं बेटा। एक ये हो गया है, एक मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट रिलीज़ हो चुका है, ठीक है? अब ये जो है, ये पूरे के पूरे ब्लड के थ्रू, आपको पता है ये पूरे ब्लड में ही चल रहा है। ये ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरा जो स्किन, ऊपर वाली स्किन वाला एरिया है ना, वहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे मॉस्किटो नंबर 2 की कहानी है। मॉस्किटो नंबर 2 जो है, वो खून आपका दोबारा से सक्स करता है। ये जो था ये मॉस्किटो नंबर 1 था, लेकिन ये जो है ये मॉस्किटो नंबर 2 है। तो ये मॉस्किटो 2 ने आपके पूरे ब्लड को सक किया। ये आपके प्रोटीन, ये जितनी भी चीज़ें थी आपके बॉडी में, मतलब ब्लड में जितनी भी चीज़ें थे, प्लाज़्मा, हीमोग्लोबिन, उसके बाद एल्ब्यूमिन, सारे प्रोटीन को भी ये डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन एक चीज़ वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है बेटा, गैमेट्स को, मेल एंड फीमेल गैमेट्स को। कि वो सक कर लेता है, जैसे वो उसके इंटेस्टाइन वाले पार्ट में जाता है बेटा, तो इंटेस्टाइन वाले पार्ट में आप ऐसे बोल सकते हो कि इनका, आप ऐसे बोल सकते हो क्या हो गया है, इनका फ्यूजन हो चुका है। तो वो मेल एंड फीमेल गैमेट जो है फ्यूज़ कर गए हैं, एंड ये
क्या में कन्वर्ट हो चुके हैं, जाइगोट में। लेकिन ये इंटेस्टिनल वाले ही एरिया में रहते हैं बेटा, अनलेस एंड अनटिल ये इंटेस्टिनल वाले एरियाज को रप्चर करके कब पेनिट्रेट करके जा सकते हैं, जब वो ऊकाइनेज में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। या वर्मिकुलेट भी बोला जाता है बेटा, ऊकाइनेज या वर्मिकुलेट बोलते हैं इसको, तब जाके वो आप ऐसे बोल सकते हो इंटेस्टिनल पैसेज को कट करके सलाइवरी ग्लैंड की तरफ जाने लगते हैं। एंड फाइनल स्टेज ये जो होता है, ये फिर से अपने बच्चे दे देते हैं, एंड वहां से क्या बनते हैं, स्पोरोजोइट्स, ठीक है। तो ये स्पोरोजोइट फिर से ह्यूमन बॉडी में आके इन्फेक्ट करते रहते हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो साइकिल है ये चलते रहता है, ठीक है। तो इतना अपन याद रखेंगे इसमें। तो एक डायग्राम देख लीजिएगा बेटा, ये डायग्राम जो था ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसमें कब कहाँ कौन सी स्टेज होते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो दूसरी चीज पे अपन आते हैं बेटा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, मतलब अपन आ चुके हैं बेटा अमीबियासिस, या आप इसको बोल सकते हो अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, ठीक है। चलिए, और ये क्या कस करता है, अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री। इसके सिम्टम क्या है बेटा, कॉन्स्टिपेशन होता है पर्सन को, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, क्रैम्प आते हैं, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस, तो स्टूल में बहुत ज्यादा म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। ब्लड क्लॉट भी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो है एंडमीबा हिस्टोलिटिका एब्डोमिनल जो ये होती है वॉल, उसको भी आप ऐसे बोल सकते हो रप्चर करते हुए चलता है। तो इसकी वजह से भी स्टूल में आप ऐसे बोल सकते हो कि ब्लड आने के चांसेस होते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, इनका एक और केस है बेटा, आप ऐसे बोल सकते हो कि इनका जो सबसे फेवरेट ऑर्गन होता है वो लीवर वाला एरिया होता है, तो लीवर को भी ये डैमेज करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, मेन इफेक्ट इसका जो होता है बेटा वो लार्ज इंटेस्टाइन वाले एरिया में दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, तो इतना अपने को समझ में आ गया। एक चीज यहाँ पे देखिए बेटा कि हाउस फ्लाई जो है वो उसकी मैकेनिकल कैरियर होती है, मतलब इस ऑर्गेनिज्म को पर्सन टू पर्सन फैलाने में आप ऐसे बोल सकते हो कि हाउस फ्लाई का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ओके। अब आता है बेटा एस्केरियस पे, एस्केरियसिस पे आता है बेटा। तो एस्केरियस इट इज अ कॉमन राउंड वर्म एंड वुचरेरिया एंड फेलेरियल वर्म आर सम ऑफ द हेलमेंट्स, ठीक है। तो आपको पता है जो राउंड वर्म्स है बेटा, राउंड वर्म्स भी बहुत सारी बीमारियां कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये जो एस्केरियस है ये इट कॉजेज एस्केरियसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा एस्केरियसिस में, इसमें आपको पता है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग करता है, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज, ठीक है। अब इतना सारा ब्लड लॉस होगा तो एनीमिया तो होगा ही, ठीक है। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, मतलब इसमें कॉन्स्टिपेशन भी फील होगा पर्सन को, ठीक है। तो एग, अच्छा, ये इसके जो एग होते हैं बेटा ये बहुत ही इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब एग अगर सॉइल में या कहीं पे भी रह गए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्स आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसेस, मतलब जिसको एस्केरियसिस है उसके फीसेस में क्या मिलते हैं, एग्स ऑफ इसके मिलते हैं बेटा, अंडे मिलते हैं, एंड ये किसी भी चीज को कंटेमिनेट कर सकते हैं, सॉइल, वाटर, प्लांट्स को। एंड अगर इसने किसी जो किसी हेल्दी पर्सन ने उस टाइप का कंटेमिनेटेड वाटर या वेजिटेबल या फ्रूट खाया जिसमें इस तरह के पर्सन के एग मिले हुए थे, उसको भी वो हो जाएगा। यही बात बोली बोली गई है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके जो अंडे हैं बड़े इन्फेक्शियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। चलिए, उसकी बेटा मोल्टिंग होती है, आपको पता है इसकी मोल्टिंग भी होती है, इसके जो ये होते हैं, ठीक है। एंड इसके जो प्लेसेस होते हैं वो फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक से लार्वा बनता है, लार्वा जो है वो ब्लड वेसल में जाता है, एंड इसके बाद वो लंग्स में जाता है। तो इसके लंग्स से बाद वो ट्रकिया, ट्रकिया से अगर अपन उसको वापस से स्वेलो कर लिए तो फिर से इंटेस्टाइन एंड जूजिनम वाले एरिया में जाता है। तो ये जो होता है बेटा एस्केरियासिस, ये बड़ा खतरनाक होते हैं। इसकी 4 अलग-अलग जगह होती है, प्लेसेस कि जहाँ पे वो मोल्टिंग भी कर पाता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो इतना अपने को पता है। इसके बाद आता है बेटा सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है। इसके ऊपर एमसीक्यू उतना नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं बेटा। अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन कभी-कभी पूछा जाता है बेटा कि उसकी मोल्टिंग कहाँ-कहाँ पे होती है? ये जो एस्केरियासिस का जो राउंड वर्म होता है ना बेटा, इसकी मोल्टिंग कहाँ-कहाँ पे होती है? तो जो फर्स्ट मोल्टिंग होती है, वो सॉइल में होती है, वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है बेटा। सेकंड एंड थर्ड मोल्टिंग आप ऐसे बोल सकते हो लंग्स वाले एरिया में होती है, एंड फोर्थ जो मोल्टिंग होती है बेटा वो स्मॉल इंटेस्टाइन वाले एरिया में होती है। तो ये आपको पता ही होगा, ये एमसीक्यू कभी-कभी आ जाता है, ठीक है? तो इतना याद रखेंगे। अब आता है बेटा वुच्चेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है। तो वुच्चेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुच्चेरेरिया मलाय जो है ये क्या करते हैं, ये फलेरियल वर्म्स है,
और ये क्या करता है बेटा, एलिफेंटाइटिस या फिलेरियासिस करते हैं। फिलेरियासिस मतलब आपको दिखाई दे रहा है ये पर्सन का, इसको एक क्यूलेक्स मॉस्किटो के ऊपर, देखिए यहाँ पे फीमेल मॉस्किटो जो है ये होती है बेटा क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है। तो ये जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होती है इसके ऊपर वर्म्स होते हैं, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी या वुचेरेरिया मलाई, और ये अगर बॉडी में चल गए तो ये क्या डैमेज करते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है। तो ये एमसीक्यू नीट 2019 में आ चुका है बेटा कि इन एलिफेंटाइटिस व्हाट इज डैमेज, तो आंसर वाज लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स। और आपको दिखाई दे रहा है बेटा इस वाले एरिया में इसकी जो टेस्टिस है एंड ये जो वाला एरिया है ये पूरी तरह से डिफॉर्म हो चुका है, तो इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो ये इसमें बहुत सारी मेडिसिन एंड बहुत सारी चीजें दी जा सकती है, ठीक है। बहुत सारे लोग इससे इफ़ेक्ट होते भी है बेटा, एंड मेन जो प्लेसेस इसके जो अफेक्ट हो रहे हैं वो है टेस्टीज, लोअर लेग्स, वुल्वा, लोअर लिम्ब, इन सब में एनलार्जमेंट दिखाई देती है बेटा, ठीक है। इसमें लिम्फ नोड भी इनलार्ज होते हैं, ठीक है। हाइड्रोसिल भी होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो और इसमें आप ऐसे बोल सकते हो इसमें सॉल्यूशन क्या है कि आप इसमें देंगे बेटा एंटी हेलमिंथिक्स, जैसे एल्बेंडाजोल होता है ना बेटा, एल्बेंडाजोल जो होता है उसको अपन दे सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसका प्रिवेंशन क्या है कि अपन जब सो रहे हैं तो गुड नाइट का कॉइल या जो भी है अपन लगा सकते हैं। इसके अलावा जो नेट वाली जाली है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो ना कि अभी मच्छर से ही फैल रहा है, तो मच्छर को रोकने का तरीका क्या है भैया, नेट वाली जाली में सो जाओ, है ना। नेक्स्ट डिजीज आ चुके हैं बेटा फंगल डिजीजेस, ठीक है। तो रिंगवॉर्म वगैरह ये सब जो होता है ये फंगल डिजीज है। इसके लिए आपको पता है बेटा ह्यूमिडिटी एंड हीट, ये दो चीजें होती है जिसको अपन, रिंगवॉर्म होता है जिसको अपन बोलते हैं बेटा दाद। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एनसीईआरटी में ना ये फिगर बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देता है, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं ना तो इस वाले एरिया में देखिए आपको एक अलग ही डिमार्केशन वाला एरिया दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये ऐसा, इस तरह से कुछ तो भी डिमार्केशन दिखाई दे रहा है बेटा, तो ये जो है ये दाद की निशानी आप ऐसे बोल सकते हो रिंगवॉर्म है, ठीक है। एक इन्फेक्शियस डिजीज है, फंगल डिजीज है बेटा, ठीक है। इसको टीनिया इन्फेक्शन भी बोला जाता है, या डर्मेटोफाइटोसिस भी बोल सकते हो बेटा, इसका फंगल डिजीज का डर्मेटोफाइट्स भी बोला जाता है, कभी कभी इस नाम से भी पूछा जाता है बेटा। इसका जेनेरा क्या है, मेन 3 जेनेरा से ये कॉज हो रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोस्पोरम, ठीक है, ट्राइकोफाइटॉन एंड थर्ड है एपिडेमोफाइटॉन, ठीक है। तो माइक्रो स्पोरम जो होता है बेटा इसकी 3 स्पीशीज है, माइक्रो कैनिस फेरिजीनियम, ठीक है, 2-3 इसकी स्पीशीज है बेटा, उससे भी वो कॉज होता है, ठीक है। ट्राइकोफाइटॉन की भी 3 स्पीशीज है, एपिडेमोफाइटॉन की 2 स्पीशीज है, तो इसमें टोटल 9 से 10 स्पीशीज है जो फंगस कर सकते हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है बेटा 10 से 14 दिन तक का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है सिम्टम, स्केली लीजन दिखाई देता है, ईचिंग होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है, ईचिंग विद फ्लूइड होता है, सर्कुलर होता है, मेनली ये जो लीजन होता है मेनली सर्कुलर रीजन होता है, ठीक है। इसके अलावा रेज फ्रॉम बॉडी सरफेस होता है, मतलब थोड़ा उभरा उभरा दिखाई देगा बेटा आपको ये, ठीक है। इसमें एथलीट फुट भी होता है, कभी कभी कंटिन्यूअसली अगर कोई एथलीट है वो कंटिन्यूअसली जूते पहन के रहते हैं 6-6 7-7 घंटे, तो उसको बोलते हैं बेटा टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस उसको बोलते हैं, ठीक है। एथलीट्स फुट, तो उसके पैरों में इस तरह से इस वाले रीजन में आपको दिखाई देता है बेटा ये पूरा वाइटिश सा हो गया है, ठीक है। तो इतना अपन याद रखेंगे इसमें, ठीक है। इसलिए बहुत सारी चीजें दी जाती है, कैंडिड डस्ट की डस्टिंग पाउडर, आज की डेट में जो सबसे ज्यादा चलता है, जो इवन कभी कभी मैं भी पेशेंट को दे देता हूँ नॉर्मली, फुका 150 नाम की एक मेडिसिन आती है बेटा, ये हफ्ते में 1 दिन खाना पड़ता है, 1 महीने का पूरा डोज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वेडनेसडे को खाई इस वीक, तो नेक्स्ट वेडनेसडे को एक खाने के बाद उसके नेक्स्ट वेडनेसडे को एक और उसके नेक्स्ट वेडनेसडे को, मतलब किसी की भी तरह का ये जो फंगल इन्फेक्शन है उसको ये होता है। इसके अलावा कैंडिड डस्टिंग पाउडर भी देता है बेटा, ठीक है। एंटी फंगल क्रीम वगैरह देती है, रिंग वर्म, रिगार्ड, इजगार्ड, ठीक है बेटा। चलिए तो इतना अपने को पता चल चुका है। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे देखिए बेटा ये कैसे फैलता है, हीट एंड मॉइस्चर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं फंगी की ग्रो के लिए। उसके बाद बोला गया है कि दोज हु ग्रो इन ग्रोइन्स एंड टोज, तो उस वाले एरिया में बहुत कॉमनली मिलता है कि वहाँ पे गर्मी और दबाव बहुत ज़्यादा मिलता है बेटा, ठीक है। इसके अलावा कंटेमिनेटेड टॉवेल या किसी के क्लोथ्स यूज़ कर लिए इन्फेक्टेड पर्सन के, तो उससे भी वो फैलता है बेटा। फिर इसका
ट्रीटमेंट आपको पता है, ट्रीटमेंट करने के लिए आपको एंटी फंगल क्रीम लेना पड़ेगा, कैंडिड डस्टिंग पाउडर लेना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है? ये वाले पैराग्राफ को बिंदास स्किप कर लो बेटा, कोई टेंशन नहीं है। बस पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करके रहिए, कभी भी कहीं पे भी चीज़ें मत कीजिए। ये सारी चीज़ें बताई गई है बेटा यहाँ पे, कि हाइजीन मेंटेन करके रखिए, कंटेमिनेटेड फूड कंटेमिनेटेड वाटर से बचिए, बैलेंस डाइट खाइए, ठीक है? रोज़ नहाइए, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज कीजिए, प्यूरिफाइड पानी पीजिए, ठीक है? प्रोटोज़ोल मतलब जितनी भी बीमारी है उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है बेटा? यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है? तो एक एक बार इसको आप रीड आउट कर लो, नहीं तो छोड़ दो इसको, बिंदास छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ। इसमें से एक भी एमसीक्यू नहीं बनता है, ठीक है? इस पूरे पैराग्राफ में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी कभी पूछा जाता है कि गवर्नमेंट भी क्या करती है कि छोटा सा पॉन्ड है या ऐसा एरिया है जहाँ पे पानी बहुत सारा जमा हो चुका है बेटा, तो ऐसे वाले एरिया में क्या छोड़ देते हैं वो, गप्पू माशी या इसको गंबूजिया फिश बोलते हैं। इट फीड्स ऑन द लार्वा ऑफ मॉस्किटो। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है बेटा, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको सोते समय विंडोज में वायर मेश वगैरह लगाना चाहिए, इससे क्या होता है कि मच्छर वगैरह जो है वो अंदर नहीं आता है, ठीक है? एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बेटा, कि ये जो एडीज मॉस्किटो है, एडीज मॉस्किटो की वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि डेंगू एंड चिकनगुनिया जैसी चीज़ें फैलती है। जैसे कि आप चिकनगुनिया पता है बेटा, एडीज मॉस्किटो जिसको टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। और ये जो है डेंगू का जो मच्छर है बेटा, ये दिन के समय काटता है, ठीक है? मतलब सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे काटेगा। मलेरिया का जो मच्छर होता है ना, वो रात के समय काटता है 6 बजे के बाद, ठीक है बेटा? इसके अलावा जो चिकनगुनिया है बेटा, चिकनगुनिया में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है बेटा इसमें, कि जॉइंट फीवर ये होता है, जॉइंट पेन होता है बेटा, हाई ग्रेड फीवर होता है, एंड लाइट से दूरी लगती है, ठीक है? तो ये भी मच्छर के काटने से ही होता है, ठीक है? इसके अंदर आर्बो वायरस होता है, ठीक है? चिकनगुनिया की वजह से, ठीक है? चलिए, एक ही पॉइंट इसमें से इम्पोर्टेंट है बेटा, कि वी हैव कंप्लीटली इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है? तो पोलियो में मुक्त भारत हो चुका है। सॉरी, हाँ, स्मॉल पॉक्स नीचे साइड में पोलियो भी था ना, पोलियो को भी अपन ने कंट्रोल किए है बेटा, ठीक है? लेकिन स्मॉल पॉक्स को तो कंप्लीटली इरेडिकेट कर चुके हैं फ्रॉम द वर्ल्ड, आपको पता है। क्योंकि जैसे जैसे कैसे पता चलेगा कि अपन पोलियो मुक्त हो चुके हैं या स्मॉल पॉक्स मुक्त हो चुके हैं? पिछले साल में एक भी न्यू नया केसेस नहीं आएगा पोलियो का, तब अपने को पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पे एक भी केस नहीं आ रहा है, मतलब ये डिजीज से अपन इरेडिकेट कर चुके हैं, ओके? नेक्स्ट चीज जो है बेटा, इम्यूनिटी। आपको पता है कि अपन हर बार हर दिन बहुत सारे लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपनी बॉडी लड़ रही है, बैक्टीरिया वायरसेस से लड़ रही है इस वक्त भी आपकी बॉडी। तो किस वजह से लड़ पाती है? क्योंकि आपको पता है आपके अंदर है रोग प्रतिकारक शक्ति, या आप इसको बोल सकते हैं बेटा इम्यूनिटी, ठीक है? तो इम्यूनिटी जो है, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट विद द डिजीज, ठीक है? इवन अगर आपको बड़ी से बड़ी बीमारियां भी है, लाइक बड़ी से बड़ी बीमारियों का बैक्टीरिया या वायरस भी आपके अंदर एंटर कर गया, आपने सुना होगा ना, इस टाइम पे भी कोरोना वायरस जो है, तो कितनी किन्हीं किन्हीं लोगों को तो एक छोटा सा हल्का सा बुखार रहता है, लेकिन अगले दिन वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है बेटा? क्योंकि उनके बॉडी ने खुद से रोग प्रतिकारक शक्ति से उससे लड़ने की ताकत रखी है, ठीक है? लेकिन जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है, उनको फिर वो असर दिखाता है, ठीक है बेटा? तो इम्यूनिटी आप ऐसे बोल सकते हो, रोग प्रतिकारक शक्ति है द पावर ऑफ द होस्ट टू डिजीज, एबिलिटी ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम टू फाइट विद द डिजीज। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति। अब ये कितने तरह की हो सकती है? दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है इनेट इम्यूनिटी, एक हो सकती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो बाय बर्थ अपन पैदा हुए थे सारी चीजें, जैसे स्किन मेरी जो है, मैं लेके पैदा हुआ था। जो सलाइवा है, स्टमक में एसिड है, ये सारी चीजें मैं लेके पैदा हुआ था, इस ये किसी ने मेरे को दिया नहीं था। मेरे बॉडी के डब्ल्यूबीसी बचपन से मेरे साथ है, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है, जो मैं लेके पैदा हुआ था, ये सारी चीजें किस में आएगी बेटा? इन्नेट इम्यूनिटी की कैटेगरी में आएगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जो चीजें मैं अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करने वाला हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीजें किस में आएगी बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कैटेगरी में आएगी। फॉर श्योर इसमें से एक एमसीक्यू आ रहा है बेटा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। फॉर श्योर इसमें से आएगा, ठीक है? तो ये जो है ना, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, इसमें से कुछ ना कुछ आएगा। अब फिजिकल बैरियर, आप देखिए बेटा, एनाटॉमिकल बैरियर है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप नहा रहे हैं एंड आप किसी
गंदे से पानी से नहा रहा है, वॉशरूम से मतलब आपका जो ये है पानी है, जो पानी गिर रहा है, आप बहुत गंदे किसी पानी से नहा रहे हैं ऐसे इमेजिन कीजिए। तो क्या वो आपके बॉडी के ब्लड में चला गया है क्या? नहीं, क्योंकि आपके पास है बेटा स्किन। तो स्किन एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपके बॉडी के अंदर नहीं आने देते। इसके अलावा म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम होता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट हर जगह पे प्रेजेंट होता है, जो प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया की एंट्री को। तो ये क्या है? ये अपने फिजिकल बैरियर है। इसके बाद आते हैं बेटा फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। इसके अंदर मतलब स्टमक में जो एसिड है, सलाइवा इन द माउथ, आपको पता है ना बेटा, इसमें भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं बेटा। टीयर्स इन द आईज, आपने देखा होगा कभी आपकी आंखों में कोई कीड़ा वगैरह चला गया तो वो मर के ही बाहर बाहर आता है बेटा। तो ये माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? फिजियोलॉजिकल बैरियर, अंदर की चीजें, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है बेटा सेल्यूलर बैरियर। सेल लेवल पे क्या चीजें है अपने पास, आपको पता है? डब्ल्यूबीसी है, पीएमएनएल न्यूट्रोफिल्स है, ये भी टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है बेटा। तो ये सारे सेल्स भी लड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये किस क्या फॉर्म कर लिया इन्होंने? ये इन्होंने सेल्यूलर बैरियर को फॉर्म कर दिया है ना। और क्या ये सेल्यूलर बैरियर अभी आया है या पहले से था? बिल्कुल पहले से ही था, लेके पैदा हुए थे भैया, ठीक है। मोनोसाइट नेचुरल किलर सेल, इट इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। तो आपको पता है बेटा, एनके सेल्स भी इनको बोला जाता है बेटा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप है ना भैया, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के 2 टाइप है, बी एंड टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट के भी और टाइप है बेटा, ठीक है। हेल्पर टी, नेचुरल किलर टी सेल्स, ये सारे लिम्फोसाइट्स के टाइप है, ठीक है, टी सेल्स के, ठीक है बेटा। तो मैक्रोफेजेस ये फैगोसाइटिक एक्शन करता है। तो ये सारी चीजें अपन लेके पैदा होते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज है बेटा साइटोकिनिन बैरियर, इंटरफेरॉन्स, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए आपको पता है बेटा कि ये जो होते हैं इंटरफेरॉन्स जो होते हैं, ये वायरस इन्फेक्टेड डिजीज में ही पैदा होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा आ जाएगा आपको कि टाइफॉइड, इसके बाद अमीबिक डिसेंट्री, निमोनिया एंड पोलियो, इनमें से किस में इंटरफेरॉन्स आपको दिखाई देंगे? तो आपको पता है बेटा टाइफॉइड एंड ये सारी डिजीज जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन पोलियो जो है, पोलियोमाइलाइटिस, ये क्या है? वायरल डिजीज है। तो इसमें इंटरफेरॉन आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये जो होता है बेटा, ये वायरल डिजीज में ही मिलता है। तो कभी भी इसको याद रखेंगे कि वायरल डिजीजेस में खुद के बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरफेरॉन्स एंड आजू बाजू वाले जो सेल्स होते हैं या पूरे बॉडी में ग्लाइकोप्रोटीन का एक मैसेंजर रिलीज होता है बेटा, जो सेल किल हो जाता है वायरस से। तो वो कहीं ना कहीं आजू बाजू वाले सेल्स को बता देता है कि भैया यहाँ पे वायरस का अटैक हो चुका है, ठीक है। इंटरफेरॉन्स के अलावा भी अ, जो केमिकल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं बच्चा, जैसे इंटरल्यूकिन, ठीक है। इंटरल्यूकिन भी कभी कभी रिलीज होता है। मोनोकाइंस, ये भी वायरल इन्फेक्ट, मतलब ये जो साइटोकिनिन बैरियर है इसके टाइप मैं बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। मोनोकाइंस के बाद लिम्फोकाइंस, तो ये भी रिलीज होते हैं। इंटरफेरॉन्स तो रिलीज होते ही है, लेकिन इसके अलावा साइटोकाइन बैरियर्स के ये भी टाइप है बेटा, इंटरफेरॉन्स भी रिलीज होते हैं, इंटरल्यूकिन भी रिलीज होते हैं, मोनोकाइंस भी रिलीज होते हैं, लिम्फोकाइंस भी रिलीज होता है बेटा, है ना। अब आता है बेटा अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो जिंदगी भर में अपन एक्वायर करने वाले हैं, लाइफ टाइम में जो चीजें अपन रोग प्रतिकारक शक्ति ऑब्टेन करने वाले हैं, इसको अपन बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड होती है बेटा? प्राइमरी जो होती है बेस्ड होती है ये मेमोरी पे, ठीक है। तो कभी आप ऐसे बोल सकते हो कि पहली बार आपके बॉडी में कोई तो भी बैक्टीरिया या वायरस आया था, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ पता है कि जो चिकन पॉक्स सुना होगा, माता आना आपने सुना होगा बेटा। तो पहली बार जब माता आती है तो अपनी बॉडी इन्फेक्ट हो जाती है, लड़ नहीं पाती है, लेकिन उनसे लड़ना कैसे है इसका वो आप ऐसे बता सकते हो बेटा कि एक मेमोरी बना के रखती है कि इससे कैसे लड़ना है करके। एंड जब वो ऑर्गेनिज्म या माता सेकेंड टाइम आती है तो अपनी बॉडी उसके खिलाफ लड़ती है, क्योंकि सेकेंड टाइम वो क्या देती है बेटा? एमनेस्टिक रिस्पॉन्स देती है, इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि पहली बार तो उसने बना के रख लिया उसकी मेमोरी, इससे कैसे लड़ना है।
एंड सेकंड टाइम मतलब पहली बार आपको बीमारी हो जाएगी, लेकिन सेकंड टाइम वही बीमारी आपको कभी नहीं हो सकती है, ठीक है? क्योंकि आप ऐसे बोल सकते हो कि अपनी बॉडी ने उसके खिलाफ क्या बना रखी है बेटा, मेमोरी बना के रखी है, ठीक है? तो इसमें आपको पता है बेटा, मेमोरी बी एंड टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मेमोरी बी एंड टी सेल्स, ठीक है? तो लिम्फोसाइट्स ही है बेटा बी एंड टी सेल्स। तो आपको पता है बी जो लिया हुआ है बेटा बर्सा और फैब्रिकल्स से लिया हुआ है, एंड ये जो टी लिया है ये थाइमस से लिया हुआ है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, तो इतना अपन याद रखेंगे, ठीक है? एमनिस्टिक रिस्पॉन्स देता है बेटा ये, ठीक है? अच्छा, एक चीज इसमें बहुत इजी एंड सिंपल सिंप्लीफाइड वे में आपको बता दूं बेटा, कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, राइट, इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, ये जो होते हैं, ये यहाँ पे एंटीबॉडी, आप इसको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलिए, इसको आप बोल सकते हो इम्यूनोग्लोबुलिन, या इसको आप बोलेंगे एंटीबॉडी, या आप इसको बोलिए H2L2। ये तीनों भी चीजें एक ही है, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन ही एंटीबॉडी होती है बेटा, ठीक है? चलिए अब इसमें अपन एक और चीज याद रखेंगे कि इसका अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। गिन लीजिए आप, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है बेटा, ठीक है? सल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं इसमें। दो चेन हैवी होते हैं, आपको दिखाई दे रही कि ये जो चेन है ये है हैवी चेन, लंबी है, एंड ये वाली जो है ये है लाइट चेन। अच्छा, यहाँ पे ये जो रीजन होता है ये कांस्टेंट रीजन कहलाता है, एंड ये वाला जो रीजन है बेटा इसको आप बोल सकते हो वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन क्यों बोलते हो? क्योंकि यहाँ पे एंटीजन आके चिपकने वाला है, तो ये क्या करते हैं, एंटीजन को चिपकते हैं, ठीक है बेटा? तो इसको मैं आपको एपिटोप एंड ये वाला टोप भी बता चुका हूँ, इसमें एपिटोप एंड ये वाली कंसेप्ट भी आता है, लेकिन इसको आप इस वक्त भूल जाइए, उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा कभी, ठीक है? तो इतना अपने को पता है बेटा कि एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे जुड़ेगा, ओके? ये वाला जो रीजन है कांस्टेंट है, ये वाला जो रीजन है वो वेरिएबल होता है, ठीक है? दो हैवी चेन एंड दो लाइट चेन, इसकी वजह से ही इसको H2L2 भी बोला जाता है, ओके? चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए बेटा बी एंड टी लिम्फोसाइट डू नॉट सिक्रीट, टी लिम्फोसाइट डू नॉट सिक्रीट एनी एंटीबॉडी बट बी सिक्रीट एंटीबॉडी। तो अभी इसको याद रखने की ट्रिक कैसे है, देखिए टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी मतलब तलवार, ठीक है? बी मतलब बुलेट। तो मतलब ये क्या करेगा, ये जो टी लिम्फोसाइट है ये खुद जाके लड़ने जाएगा, मतलब कोई भी बैक्टीरिया आया या कोई भी एंटीजन आया तो ये खुद से लड़ने जाएगा, नेचुरल किलर टी सेल्स जो है उसको बनाएगा एंड वो खुद से लड़ने जाएगा तलवार बना के, ठीक है? लेकिन ये वाला बी वाला जो है ना बेटा ये ज्यादा चालाक एंड समझदार है। वो क्या करता है, मैं खुद से लड़ने नहीं जाऊंगा, मैं बनाऊंगा भैया एंटीबॉडीज, बुलेट बनाएगा, वो एंटीबॉडीज की बुलेट बनाएगा, एंड वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा, मतलब बी फॉर बुलेट, एंड बुलेट क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, वो खुद लड़ने नहीं जाते हैं। जबकि ये जो होते हैं बेटा टी वाले, ये तलवार की तरह तलवार खुद जाके लड़ने जाते हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है बेटा? दीज टी डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज बट बी प्रोड्यूस देम, ठीक है? तो बी वाले क्या बनाते हैं बेटा, एंटीबॉडीज। तो बी फॉर बुलेट मैंने आपको अभी अभी बताया बेटा, ठीक है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है उसको देख लेते हैं। तो आपको पता है बेटा कि ये बी वाला जो टी वाला जो है, बी वाला क्या देगा बेटा, बी वाला देगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सॉरी, ये जो टी वाला है, टी वाला देगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंड बी वाला क्या देगा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी देता है, ठीक है? तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, कभी कभी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कौन सी इम्यूनिटी आके उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगी, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसमें याद रखेंगे बेटा सेल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन देता है, टी लिम्फोसाइट देता है। तो इसकी वजह से ही ग्राफ्ट का रिजेक्शन होता है। देखिए तो किडनी फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्ट्री आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, तो वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से ही होता है। ये क्वेश्चन बेटा नीट 2019 में आ चुका है कि किडनी का जो ग्राफ्ट रिजेक्शन है वो किस वजह से। दूसरी बात, कितने तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है बेटा, याद रखेंगे इसको, डी गेम, ठीक है? क्या बोलेंगे इसको, डी गेम। डी फॉर IgD, ठीक है? इसके बाद IgG, IgA, ठीक है बेटा? तो ये IgM एंड IgE, इस तरह से आप ऐसे बोल सकते हो कि 5
तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, यहाँ पे 4 ही दिए हैं, IgA, IgE, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा गेम दिया है, लेकिन एक और इम्यूनोग्लोबुलिन होती है डी, तो डी गेम आप इसको याद रख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था बेटा, ये जो क्वेश्चन है, द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, तो बॉडी के जो सेल्स है वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि ये बॉडी की नेफ्रॉन है, ये बॉडी का न्यूरॉन है, तो इनके पास ग्लाइकोप्रोटीन के झंडे होते हैं, ठीक है बेटा। एक स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं कि जिसको ये आइडेंटिफाई करते हैं बेटा, तो इसको अपन याद रखेंगे। इसलिए खुद के बॉडी के सेल्स को वो नहीं मारते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन अगर कोई कोई ग्राफ्ट आया है, कोई किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, तो बॉडी के सेल्स तो बोलेंगे कि भैया ये तो अपने बॉडी का ऑर्गन नहीं है, अपने बॉडी का सेल नहीं है, तो इसको किल करो। इसलिए वो क्या रिलीज करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंड इससे ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नीट 2019 में आ चुका है बेटा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति ने किडनी ट्रांसप्लांट कर भी लिया, दूसरे का ऑर्गन ले भी लिया बेटा, तो उसको जिंदगी भर तक इम्यूनो सप्रेसिंग मेडिसिन्स खानी पड़ेगी, इम्यूनो सप्रेसिंग मेडिसिन्स जिंदगी भर के लिए, ठीक है बेटा। तो इसको अपन याद रखेंगे कि इम्यूनो सप्रेसिंग मेडिसिन्स जिंदगी भर के लिए खानी पड़ती है उसको, ठीक है। चलिए, जो कि पर मंथ में आपको बता दो बेटा कि 10,000 की तो सिर्फ मेडिसिन हो जाती है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ चुके हैं बेटा अपन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी पे, ठीक है। इसको बहुत इजी वे में डिस्कस किया जा सकता है कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपके बॉडी में कभी चिकन पॉक्स का जो भी था, जो एंटीजन था वो गया, ठीक है। तो इसके बाद आपके बॉडी ने क्या किया, खुद से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया। तो ये क्या है बेटा, खुद से बनाया मतलब क्या है, एंटी बॉडी का खुद से प्रेजेंट प्रोडक्शन किया, तो ये क्या है बेटा, आप ऐसे बोल सकते हो, ये है एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है बेटा। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोल सकते हो, क्योंकि बॉडी ने एंटीबॉडी का प्रोडक्शन जो है वो खुद से किया है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। और इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं बेटा कि इसका एक और एग्जांपल है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल पोलियो है, तो पोलियो का अपन ने क्या दिया है, एटीन्यूएटेड वायरस दिया है, मतलब उसको डिजीज कॉज करने की ताकत नहीं दी है, लेकिन अपन ने उसको वायरस को अपने बॉडी में अंडर कर दिया है। लेकिन बॉडी के सेल्स की प्रैक्टिस हो जाती है और बॉडी खुद से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। तो जब भी खुद से बॉडी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है डिलिबरेटली एंड इम्यूनिटी को गेन करती है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, उसको मैं बोलूंगा एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। जब भी खुद एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगी बॉडी अपनी, तो उसको क्या बोलूंगा बेटा, उसको बोलूंगा एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जब फॉर एग्जांपल बहुत रेयर केस आ चुका है, फॉर एग्जांपल अब टाइम नहीं है खुद से एंटीबॉडी प्रोडक्शन का, मैं बोल रहा हूँ कि इस वक्त आपको एक सांप स्नेक ने काट दिया है, ठीक है बेटा, स्नेक ने काट दिया है, ठीक है। एंड स्नेक का जो वेनम है हीमोटॉक्सिक होता है एंड न्यूरोटॉक्सिक होता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, आपको सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिलता है, नहीं तो ये पूरा का पूरा जो 15 से आधे घंटे का टाइम मिलता है, अगर ये आपने एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं किया है, तो फिर क्या हो जाएगा कि आपके बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी एंड डेथ भी हो सकती है। तो 15 मिनट में फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि 100 वेनम आ चुके हैं, 100 एंटीजन आ चुके हैं, आप इसको क्या बोलेंगे बेटा, 100 वेनम बोलेंगे या 100 एंटीजन बोलेंगे, ठीक है। अब 100 वेनम के पार्टिकल्स आ चुके हैं या एंटीजन आ चुके हैं, तो अब अपने बॉडी के पास इतना टाइम नहीं है और अपनी बॉडी की जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन की स्पीड है इतनी नहीं है, तो अपने को इमीडिएटली चाहिए कि अभी के अभी आपके बॉडी में 100 के ऊपर 120 एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाए। तो आप अपन क्या करेंगे, बॉडी पर्सन की जान तो बचानी है, तो अपन रेडीमेड एंटीबॉडीज उसको देंगे, ठीक है। तो रेडीमेड एंटीबॉडीज जब उसको देंगे बेटा, तो उसको अपन बोल सकते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, पैसिव, मतलब इसमें किसी और ने बना के दिया है एंटीबॉडीज, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, पैसिव इम्यूनिटी। अब इसका एक और एग्जांपल है, जैसे मैं बोल रहा हूँ टिटेनस, टिटेनस में भी टिटेनस सीरम जो देते हैं परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज देते हैं ना बेटा,
तो उसको भी अपन बोल सकते हैं कि ये भी भैया एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। इसका एक और एग्जाम्पल है भैया, देखिए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि मदर की बॉडी ने इम्यूनोग्लोबुलिन बना के दी एंड अपने बच्चे को दे दी थ्रू कोलेस्ट्रम। आपको पता है बेटा कि 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं खिलाया जा सकता है, ना रोटी ना चावल ना दूध, कुछ और चीज। ठीक है बेटा, तो 6 महीने तक आप ऐसे बोल सकते हो कि उसका मदर का दूध ही देते हैं। ठीक है, एंड पहला जो मदर का दूध आता है वो येलोइश होता है, पीला गाढ़ा दूध जिसको बोलते हैं। इसमें होता है बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन आई, सॉरी IgA। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की बॉडी में उसकी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। तो ये भी क्या हुआ, क्या बच्चे के बॉडी ने खुद से एंटीबॉडी बनाया, क्या नहीं बनाया, उसकी माँ ने उसको बना के दिया। तो ये भी क्या है बेटा, ये भी एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। ओके, अब आते हैं बेटा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। पहले तो इसका डिफरेंस समझ लीजिए कि वैक्सीनेशन का मतलब क्या है, इम्यूनाइजेशन का डिफरेंस क्या है। वैक्सीनेशन का मतलब होता है बेटा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, मतलब आपके बॉडी में मैंने वो जो वैक्सीन है उसको लगा दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर एटेन्यूएटेड वायरस डाल देना, ये सारी चीजें होती है। तो वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि पर्सन को वैक्सीन लगाना। अब इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि वैक्सीनेशन लगाए बाद उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, कैसे उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है डिजीज से लड़ने की। ये जो चीज होती है व्हाट चेंजेस इन द बॉडी आफ्टर वैक्सीनेशन, इट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। मतलब कैसे इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है, कैसे उसको रोग प्रतिकारक शक्ति डेवलप हो चुकी है, इसको अपन बोलते हैं बेटा इम्यूनाइजेशन। समझ गया, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे दो तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट। द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी इज प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम कि कैसे मेमोरी वो याद रखेगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज, तो आपको पता है बेटा कि ये जो इम्यून सिस्टम है ये मेमोरी बेस्ड सिस्टम है, क्योंकि अगर एंटीबॉडीज बनेगी मतलब मेमोरी बी एंड टी सेल नहीं बनेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वैक्सीन आपको जो लगी हुई है कि कोई भी चीज की, हेपेटाइटिस या टाइफॉइड की वैक्सीन है, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में अभी भी उसके मेमोरी बी एंड टी लिम्फोसाइट्स है, एंड जो कैसा लड़ना है इस बैक्टीरिया से वो आपको बताते हैं। पोलियो का भी आपके बॉडी में अभी भी मेमोरी बी एंड टी सेल्स होंगे बेटा, इसलिए तो पोलियो आपको कभी नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और चीज है बेटा, तो वैक्सीन जनरेट बी एंड टी मेमोरी सेल्स फॉर सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि जब आप 5 साल तक के थे तो आपके बॉडी में बहुत सारी मेमोरी बी एंड टी सेल्स बन गए। अब आपके बॉडी में मेमोरी एंड बी सेल्स एंड टी सेल्स है लड़ने के कि कैसे पोलियो से लड़ा जाए। ठीक है, पोलियो से लड़ने की है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि जब आप 16 साल के थे, जब आप 16 साल के थे तब आपके बॉडी में बहुत सारे पोलियो के वायरसेस घुसे, लेकिन आपके बॉडी में ऑलरेडी बी एंड टी लिम्फोसाइट्स थे, उन्होंने लड़ लिया उन लोगों से कि कैसे लड़ना है करके। तो ये सारी चीजें होती है बेटा कि जब भी सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होगा, यही बात बोली कि सब्सिक्वेंट एक्सपोजर जब भी होगा तो अपने बॉडी के बी एंड टी लिम्फोसाइट्स उनसे लड़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है बेटा कि टिटेनस में भी आप ऐसे बोल सकते हो पैसिव इम्यूनिटी लगती है। मतलब टिटेनस में भी अपन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, मतलब रेडीमेड एंटीबॉडीज को पर्सन के बॉडी में डालते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि वो एंटीबॉडी खुद से प्रोडक्शन करे। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया भैया, ये भी हो चुका है भैया पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है बेटा, क्योंकि अपन ने रेडीमेड एंटीबॉडीज को डाल दिया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कैसे कैसे टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है। जैसे मैं बोलूँ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी अपन बहुत ज़्यादा वैक्सीन एंड ये सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। इसमें बैक्टीरिया एंड यीस्ट करेंगे, जो अपन थोड़ी देर में बेटा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे उसमें कैसे अपन ने बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंट किए हैं, कैसे वैक्सीन बनाए हैं। ठीक है, इंसुलिन का प्रोडक्शन किए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे बेटा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग यीस्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हेपेटाइटिस बी एक डेडलीस्ट बीमारी है बेटा। इवन मैं आपको बता दूं हेपेटाइटिस बी का अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला हुआ है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी, और हाँ एक ये कैसे फैलता है, कभी कभी मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ बेटा। इवन आई वाज प्रैक्टिसिंग, मैं डेंटिस्ट्री जब प्रैक्टिस कर रहा था
उस टाइम पे हमको ये भी पढ़ाया गया था कि सलाइवा जो होता है, इवन अगर आप पेशेंट का सलाइवा एक्सचेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल समवन इज किसिंग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड या किस वगैरह कर रहे हैं एंड सलाइवा भी उनका एक्सचेंज हो जाए दोनों पर्सन का, तो उससे भी हेपेटाइटिस बी होता है। इतना खतरनाक होता है बेटा ये। अब आ चुके हैं बेटा एलर्जी के ऊपर, तो यहाँ पे जितना अंडरलाइन कीजिए उतना ही अंडरलाइन कीजिए। कभी कभी आपने सुना होगा बेटा कि कोई छोटी छोटी चीज से, पोलन से, माइट से, डस्ट, धूल, मिट्टी, या फिर गेहूं से, ग्लूटेन से, बहुत सारी ऐसी ऐसी पोलन से, इन सारी चीजों से भी किसी किसी को एलर्जी होती है। दे स्टार्टेड टू स्नीज, वाटरी आइज हो जाती है बेटा। तो ये क्या है, ये एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स होता है इम्यूनिटी का। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एलर्जी। मतलब उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा कि एक फीमेल थी, उस फीमेल ने सिर्फ डाई लगाया था, जो बालों को लगाने वाला डाई है ना, वो लगाया था, एंड इसकी वजह से उसका पूरा जो चेहरा है वो ये हो गया था। एक 11 साल का लड़का था, 11 ईयर बॉय, उसने सिर्फ और सिर्फ स्मेल किया था कुक्ड फिश को। फिश बन रही थी उसके घर में एंड फिश को स्मेल किया, एंड उसकी वजह से उसको एलर्जी हो गई है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। हमारे टाइम पे हम जब डेंटिस्ट में थे बेटा, तो बहुत सारे पेशेंट हम ऐसे देखते थे कि जिन्होंने कभी एनेस्थेशिया, लोकल एनेस्थेशिया का इंजेक्शन नहीं लगाया था, एंड इसकी वजह से भी उसको एलर्जी होती थी। तो पर्सन को किस चीज़ से एलर्जी है ये बताते नहीं आता है बेटा। मैंने ये भी सुना है कि एक डाई से भी हुआ था। इवन बहुत सारी फीमेल्स को चाइनीज़ मेहंदी से भी एलर्जी हो जाती है, उनका हाथ पूरा स्वेल हो जाता है बेटा, ठीक है। उसके अलावा एक व्यक्ति था जिसने सी फूड खा लिया था, इससे उसकी तो डायरेक्ट डेथ हो गई थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है बेटा कि जिसकी वजह से एग्जैगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स आ जाता है, एंड इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने बहुत सालों तक कोई चीज़ को अवॉइड किया है। जैसे मुझे, मैं आपको बता दूं, आई एम ऑल्सो एलर्जिक। अगर मैं बोलूँ तो मैं जो हूँ बेटा, मेरे को जो ये होता है ना मैच बॉक्स, उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी लगती है, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं बेटा कि अपन इसको देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, एलर्जी क्या है, एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स है बेटा इम्यूनिटी का, ठीक है। इसमें क्या बढ़ जाते हैं, इसमें आईजीई बढ़ जाते हैं बेटा, इओसिनोफिलिया हो जाता है, ठीक है। तो आईजीई टाइप बढ़ जाता है बेटा। इसके सिम्टम्स क्या दिखाई दे रहे हैं, इसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं बेटा अपने को कि स्नीजिंग है, वाटरी आइज है, रनी नोज है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, सर ये सारी चीज़ें होती है बेटा। केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन आर रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स। तो मास्ट सेल्स आपको देखिए बेटा, ये है मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स के अंदर होता है हिपैरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन। क्या है, हिपैरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ये है मास्ट सेल्स। अब जैसे ही कोई एंटीजन आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एंटीजन आ गया है, ये आ गया एंटीजन, ठीक है। ये एंटीजन इसको चिपक जाता है मास्ट सेल्स को, एंड मास्ट सेल्स को चिपकने के बाद आपको पता है आपके बॉडी में रिस्पॉन्स आने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके ऊपर चिपक जाती है एंटीबॉडी, एंड ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से पता है क्या होता है कि ये पूरा मास्ट सेल्स बर्स्ट हो जाता है। अब मास्ट सेल बर्स्ट हो गया, तो इसमें से क्या निकलेगा, हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, वो ब्रेन को भी सिग्नल देता है कि ऐसा कुछ हो गया है, एंड हिपैरिन एंड हिस्टामिन रिलीज होता है। तो मेनली ये जो हिस्टामिन होता है बेटा, ये आपको पता है एलर्जी करवाता है, ठीक है बेटा। तो दैट कॉजेज एलर्जी। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता चल चुका है कि आपको एलर्जी किस वजह से हुआ है, हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा, एंटी हिस्टामिन मेडिसिन देना पड़ेगा। उससे भी इम्पोर्टेंट है बेटा, एड्रेनलिन की इंजेक्शन देना पड़ेगा। अगर आपने पेशेंट को एड्रेनलिन की इंजेक्शन दे दिया है 3 मिनट के अंदर, तो 99% चांसेस है कि वो पेशेंट बच जाएगा, नहीं तो 99% चांसेस है वो मर जाएगा। और ये जो इंजेक्शन होती है बेटा, ये इंट्रामस्कुलर देनी पड़ती है, ठीक है। तो एड्रेनलिन की जो इंजेक्शन है बेटा, क्विक रिड्यूस द सिम्टम ऑफ सेलर एलर्जी, एंड बहुत जल्दी देना पड़ता है, ठीक है बेटा। अब ये क्यों हुआ है, बहुत सारे लोगों को ऐसे जो है, मैंने मतलब मैं आपको बता दूं, बेयर ग्रिल्स का मैंने एक एपिसोड देखा था, उसमें उसको ना मधुमक्खियां काट गई थी बेटा। उसकी वजह से भी उसको एनाफिलैक्टिक शॉक आ गया था। एनाफिलैक्टिक शॉक जो होता है, वो एक सीवियर लेवल का एलर्जी होती है, इसमें
डेथ होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है? चलिए, तो ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत एलर्जी हो जाती है, क्योंकि जो इनिशियल लाइफ होती है उनकी, वो बहुत वेल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होती है। मतलब बच्चे जो मॉडर्न सिटीज़ के बच्चे हैं, उनको बार-बार अस्थमा एंड ये सारी चीज़ें बहुत होती रहती है, क्योंकि उनके जो माँ-बाप थे, बचपन में उनको इम्यूनिटी को अम, ग्रू बूस्ट ही होने नहीं दिया बेटा, ठीक है? वो मतलब बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा है उनको, हाथ धो, बार-बार हाथ धो। जब तक बच्चा मिट्टी में खेलेगा नहीं, कीचड़ में जाएगा नहीं, बार-बार थोड़ा बहुत बीमार होता नहीं जाएगा, उसके बॉडी में बहुत सारे पैथोजन एंड ये सारे नहीं जाएँगे बचपन में, तो उसके बॉडी में इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी? तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा, कि इनिशियल डेज़ ऑफ लाइफ जो रहेंगे, उसमें आप अपने बच्चों को खेलने दीजिए बिंदास मिट्टी में, सॉइल में, सारी चीज़ें लगने, गिरने, पड़ने सब दीजिए, ठीक है? क्योंकि उससे क्या होता है बेटा, इम्यूनिटी डेवलप होती है, ओके? देखिए बेटा, अब आ चुके हैं अपन ऑटो इम्यूनिटी पे, ठीक है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि खुद के बॉडी के सेल्स को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन। उनके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन के झंडे होते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि खुद के बॉडी के सेल्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएँ, तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा? इसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि खुद के बॉडी के सेल्स खुद के बॉडी को सेल्स को किल कर देंगे। तो अब अगर ऐसा कुछ हुआ, तो क्या होगा बेटा? इसको अपन बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है? तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स मतलब ऑटो इम्यूनिटी खुद के सेल्स को मार रही है। तो जैसे अगर हॉशोमिटिस डिजीज़ है बेटा, तो आपको पता है कि आपके बॉडी के जो सेल्स हैं, ये थायरॉइड ग्लैंड को किल करते हैं। तो ये हाइपरथायरॉयडिज़्म का एक एग्ज़ाम्पल है बेटा, कि खुद के सेल्स खुद को किल करते हैं, इसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज़्म होता है, ठीक है? तो हाशिमोटोज़ डिसऑ कभी-कभी ये क्वेश्चन आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है? तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आएगा, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसके अलावा हॉशिमोटोज़ डिज़ीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, इसके अलावा ग्रेव्स डिज़ीज़, ठीक है बेटा? ये भी थायरॉइड से ही रिलेटेड है। मायस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है बेटा? मायस्थेनिया ग्रेविस आपको पता है ना? मसल्स की डिसऑर्डर है इसमें, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसमें प्रॉब्लम होता है, एंटीबॉडीज़ जमा हो जाती है, ठीक है? सोरियासिस स्किन की प्रॉब्लम बेटा, एडिसन्स डिज़ीज़ ये जो है एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम है, ठीक है? एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के ये जो नाम है, ये बाजू में एनसीईआरटी में ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे लिख लीजिए बेटा, ठीक है? हाशिमोटोज़ डिज़ीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, ग्रेव्स डिजीज़, मायस्थेनिया ग्रेविस, सोरियासिस एंड एडिसन्स डिजीज़ एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी, ठीक है बेटा? चलिए, तो इतना अपने को समझ में आ चुका है, ओके? देखिए बेटा, अब इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी देखते हैं। तो आपको पता है कि आपके बॉडी में लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ, ये सारे जो है, ये लिम्फैटिक सिस्टम जो है बेटा, इम्यूनिटी सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि लिम्फैटिक ऑर्गन्स, टिश्यू सेल्स, ये सारे के सारे क्या करते हैं बेटा? एंटीबॉडी प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, तो एक छोटी-सी मैं आपको हर बार एक कहानी बताता हूँ बेटा, कि आपको मैंने एक बात बताया था कि जो सलमान खान की वांटेड पिक्चर देखी है आपने, तो सलमान खान की जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, वो देहरादून में होती है। लेकिन वो जो एक्चुअल मुठभेड़ करता है, क्रिमिनल्स को मारता है, वो कहाँ करता है बेटा? वो मुंबई वाले एरिया में करता है, ठीक है? तो इसी तरह आप ऐसे बोल सकते हो कि इसकी जो ट्रेनिंग होगी, मतलब ये जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ये देहरादून है। तो यहाँ पे क्या होती है कि एंटीबॉडीज़ की ट्रेनिंग होती है बेटा। ठीक है? टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, इनकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई है? ये होती है देहरादून, मतलब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। जब एक्चुअली ये तैयार होते हैं, तो ये कहाँ जाते हैं? मुंबई सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, मतलब पेयर पैचेस, इसके बाद जो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं बेटा, इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है, ठीक है? टॉन्सिल्स वाला एरिया है, लिम्फ नोड है, स्प्लीन है। तो ये क्या होते हैं? ये मुंबई की तरह एक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे एक्चुअल मुठभेड़ होगी एंटीजन एंड एंटीबॉडी की, ठीक है? तो ये होता है बेटा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है? तो फर्स्ट लिम्फोइड ऑर्गन क्या है बेटा? ये होते हैं थाइमस एंड बोन मैरो। तो थाइमस एंड बोन मैरो में आपको पता है टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन वगैरह होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है बेटा? कि कौन सा लिम्फोसाइट क्या काम करेगा, ओके? ठीक है? तो सेंसिटिव लिम्फोइडोसाइट, तो एंटीजन सेंसिटिव बन जाता है बेटा वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, ठीक है? नहीं, आफ्टर मैच्योरेशन, जब उनकी मैच्योरेशन हो जाती है, वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है?
स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। आपको दिखाई देगा बेटा कि अपेंडिक्स भी एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, वो एक स्पेस अरेंज करके देता है एंटीजन एंड एंटीबॉडी की मुठभेड़ के लिए, ठीक है बेटा। चलिए, तो अच्छा, अगर आपको याद है तो जो आपका इवोल्यूशन चैप्टर है, इवोल्यूशन चैप्टर में ये बोला जाता है कि डाइजेशन एंड इवोल्यूशन चैप्टर में ये बोला जाता है कि अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे उसको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बोला गया है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन आपको उसको सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ गए अपन। इसमें एमसीक्यू बनने के चांसेस कम है बेटा, लेकिन एक बार इसको देख लेते। कुछ कभी कभी चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन पूछ जाए। थोड़ा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है बेटा। देखिए, तो यहाँ पे क्या बुलाया गया है, द बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन। तो मेन लिम्फोइड ऑर्गन क्या है बेटा, बोन मैरो। यहाँ पे आपको पता है बेटा कि सभी तरह के सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये तीनों कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। इसके अलावा फिर थाइमस जो है, थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन है बेटा, नियर हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ थाइमस, ठीक है। तो ये होता है बेटा नियर टू, इट इज अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर टू हार्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ठीक है बेटा। इसका जो साइज है आपको पता है, थाइमस का छोटा छोटा होते जाता है, एट्रोफी में चला जाता है। प्यूबर्टी के टाइम पे ये सबसे बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे अपन एज बढ़ती है बेटा, तो इसका साइज कम कम होते जाता है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस आर माइक्रो एनवायरमेंट फॉर डेवलपिंग एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो थाइमस एंड बोन मैरो में टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन होता है, मतलब वो अलग अलग इसमें कन्वर्ट होते हैं। कोई हेल्पर किलर बनेगा, कोई नेचुरल किलर टी सेल्स बनेगा, है ना बेटा, ठीक है। इसके बाद स्प्लीन, स्प्लीन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि स्प्लीन इट इज़ द लार्ज बीन शेप ऑर्गन एंड इट इज मेनली लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि यहाँ पे कंटेन लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट्स, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे ये भी एक लिम्फोइड ऑर्गन होता है, एंड यहाँ पे एंटीजेंस को किल किया जाएगा, एंड ये आप ऐसे बोल सकते हो ट्रैपिंग ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर की तरह वो रोकता भी है, ठीक है। स्प्लीन इज अ रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। स्प्लीन इज अ रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, इट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इट इज द ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। ये सारी चीजें बोला जाता है स्प्लीन के बारे में, ठीक है। चलिए, लिम्फ नोड्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि लिम्फ नोड्स बहुत सारे हैं। एक आर्टिकल के मुकाबले तो मुताबिक तो देर आर 1000 से भी ज्यादा लिम्फ नोड्स होते हैं बेटा अपने बॉडी में, और ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकते हैं, एंटीजन को रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि आपने देखा होगा कि मछली मछली कैसे ट्रैप हो जाती है बेटा, उसी तरह से यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रैप हो जाते हैं, ओके। सॉरी, कॉल आ गया था लाइव लेसन में, ठीक है। जैसे कि आपको दिखा, मेरे भाई का कॉल आ गया था, कट कर लिया उन्होंने, ओके, ठीक है। तो देखिए बेटा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिम्फ नोड, इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा जाल है, वहाँ पे छोटी छोटी सी मछलियाँ फंस गई है। तो ये क्या होता है, ये लिम्फ नोड भी उसी तरह से छोटी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, भले ही वो खुद फूल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा जाल है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ, तो वो खुद फूल जाएंगे। लिम्फ नोड आपने सुना होगा ना, बहुत बार पैल्पेबल हो जाते हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आपके गले के पास वो क्रॉस चेक करता है, मैंडिबल के नीचे बेटा, वो लिम्फ नोड ही दिखता है कि पैल्पेबल है कि नहीं है। पैल्पेबल है मतलब कहीं ना कहीं आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन देखते हैं बेटा, ठीक है। तो एंटीजेंस आर ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड इम्यून रिस्पॉन्स आता है, ओके। इसको स्टार मार्क कर लीजिए बेटा, ठीक है। अभी तक मैंने बोला नहीं आपको स्टार मार्क करने के लिए, लेकिन इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिम्फोइड टिश्यू आर आल्सो लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ मेजर रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। तो इसको अपन बोलते हैं बेटा माल्ट, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। एंड ये जो कंट्रीब्यूट करता है पूरे लिम्फोइड टिश्यू का 50% कंट्रीब्यूट करता है बेटा माल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस वक्त, ठीक है। तो आपको पता है बेटा HIV एड्स पे आ चुके हैं अपन, ठीक है। ये जो है एक लेंटी वायरस है बेटा, ठीक है। ये नॉट बाय बर्थ होता है बेटा, एक्सेप्ट फॉर मदर टू चाइल्ड अगर नहीं जा रहा है तो अपन इस चीज़ को एक्वायर करते हैं, ठीक है बेटा। इसमें अगर आप ओरल मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं तो ओरल मैनिफेस्टेशन में आपको
एक ओरल थ्रस्ट दिखाई देता है, व्हाइट फंगाई लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, मतलब उसकी जो टंग है ना पूरी व्हाइटिश हो जाती है, ऐसा लगता है किसी ने उसकी ज़बान पे पेंट कर दिया है, ठीक है बेटा। इसको फर्स्ट डिस्कवरी किया था बेटा डॉक्टर गोटोलिब ने 1981 में यूएसए में, ठीक है। जो पेशेंट था उसको नाम था एड्रोविन एंटोनियो, ठीक है, एड्रोनिन एंटोनियो उसका नाम था, एड्रोविन एंटोनियो, ठीक है बेटा। ये जो थे ये एक्चुअली होमोसेक्सुअल थे, ये शिप पे काम करते थे, ठीक है। तो इन लोगों को ये पाया गया था, पहला जो केस डिस्कवर किया था बेटा दैट वाज एड्रियन एंटोनियो, डॉक्टर गोटोलिब ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। और इसको इंडिया अमेरिकन मीडिया ने सबसे पहले बोला था ग्रीड, गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। इसको 4H डिजीज भी बोला जाता था क्योंकि होमोसेक्सुअल में पाया जाता था, हीमोफीलिया भी पाया जाता था इन इनमें। हेरोइन मतलब देखिए कभी-कभी ऐसा होता था बेटा कि आपको पता है जो हेरोइन वगैरह लेते हैं, ये डायरेक्टली इंट्रावेनस ड्रग्स को डालते थे। तो कभी-कभी ये सिरिंज को ये थोड़ी करते थे, स्टरलाइज़ थोड़ी करते थे। तो हो सकता था पर्सन टू पर्सन बहुत ईज़िली ट्रांसमिस हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं रिलेटेड टू एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम से रिलेटेड, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया, ये एक रेट्रोवायरस होता है, ठीक है। कैसे फैलता है आपको पता है बेटा, कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, पर्सन टू पर्सन ब्लड कंटेमिनेशन ऑफ ब्लड, ये तो पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है। इन्फेक्टेड मदर टू प्लेसेंटा में बच्चे को भी ये हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले आपको एक दिखाई दे रहेगा, ये जो सेल मैंने आपको बनाया बेटा, इसको इमेजिन कीजिए मैक्रोफेजेस। तो सबसे पहले एक एमसीक्यू यहाँ पे बनता है कि व्हिच आर द फर्स्ट सेल टू बी लाइक अटैक्ड बाय एचआईवी। तो सबसे पहला जो सेल होता है बेटा, इसको आप बोल सकते हो मैक्रोफेजेस, ठीक है। सबसे पहले एंटर होता है तो वो मैक्रोफेजेस पे अटैक करता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा कि ये जो है जैसे एक छोटी-सी कहानी बताता हूँ बेटा, कि आपको पता है कि जब भी कोई हीरो जो होता है कि विलेन की फैक्ट्री वगैरह में जाता है, तो वो क्या करता है कि विलेन की फैक्ट्री में डॉक्टर वगैरह रहते हैं, तो वो डॉक्टर का एप्रॉन पहन लेता है, ठीक है। तो इस कहानी का ताकि वो पहचान में ना आए, ठीक है, भेष बदल लेता है, ठीक है बेटा। ताकि उनको लगे कि यार हाँ, ये तो अपने ही इसका डॉक्टर है, ये साइंटिस्ट लैब में आया है, कुछ तो भी काम करने आया होगा, ठीक है, तो पकड़ा नहीं जाता। उसी तरह ये है बेटा, आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रेट्रोवायरस है, इसका कोर जो है, ये कोर है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके जो ये बाहर के कपड़े हैं ना, ये बाहर के कपड़े वो उधर ही छोड़ देता है, खुद वो एंटर कर जाता है। ठीक है? मतलब उसने अपने पुराने कपड़े छोड़ दिए, अब ये पूरी लैब में एक नए कपड़ों के साथ घूमेगा बेटा, ठीक है? अब यहाँ पे उसने क्या कर लिया है, इसने अपना आरएनए भेज दिया एंड यहाँ पे उसने क्या बना लिया है, यहाँ पे उसने बना दिया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ की मदद से बना दिया है बेटा, एक वायरल डीएनए, मतलब इसने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया है। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, वो होस्ट डीएनए के साथ जाएगा एंड वहाँ पे उसका जो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो उसका फैक्ट्री होती है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है, राइबोसोम है, उस पे कब्ज़ा कर लिया है, उसके डीएनए एंड आरएनए के साथ छेड़खानी किया है बेटा। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से ये बनेगा कि आप पता है बेटा कि इसने अभी उनके कपड़े पहन लिए, मतलब यहाँ पे ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन बन चुके हैं कि जो उसको कवर करेंगे एंड ये जो न्यू वायरस है, ये इन्फेक्ट कर सकता है दूसरे सेल्स को, क्योंकि इसके पास क्या है बेटा, इसके पास ये जो यहाँ के कपड़े थे ना, ये नए कपड़े पहन के बाहर निकला हुआ है, ठीक है बेटा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट को उसने लपेट लिया है एंड अब जाके ये किसको डैमेज करेगा, ये जाएगा एंड जाके अदर हेल्पर टी सेल्स को डैमेज करने जाएगा। समझ में आया बेटा? तो यहाँ पे देखिए फिर से एक बार, ये रेट्रोवायरस था, इसने अपने पुराने कपड़े छोड़ दिए एंड एंटर कर गया है। यहाँ पे उसने अपने आरएनए से जो डीएनए है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया है, ठीक है? वायरल डीएनए है, प्रोड्यूस हो चुका है बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आपको पता है कि इसके पास जो ये होता है बेटा, इसके पास 9 जीन्स होते हैं, ठीक है? इसके पास 9 जीन्स होते हैं, जो कि 19 टाइप के प्रोटीन बना सकता है, ठीक है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम भी उसके पास ऑलरेडी है बेटा, ठीक है? इसके पास 4 तरह के एंजाइम्स होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज, इंटीग्रेज एंड राइबोन्यूक्लिएजेस, है ना बेटा?
ओके, ठीक है? चलिए, तो इसको अपन देख चुके हैं बेटा, तो कहीं न कहीं आपको पता है इसका फुल डिटेल में बता सकता हूँ कि कैसे अ, इसका डबल मेम्ब्रेन होता है बेटा, ठीक है? डबल मेम्ब्रेन होता है, ये वाला जो होता है ये GP120 होता है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है। एंड जो इंटर ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, मतलब मेम्ब्रेन्स में धँसा होता है। जैसे मैं बोला ना बेटा कि एक दीवाल है, दीवाल के ऊपर खीला ठुका हुआ है, तो ये वाला जो पोर्ट होता है, पार्ट होता है बेटा, ये होता है GP41 होता है, मतलब वो अंदर की तरफ घुसा होता है, ठीक है? चलिए, इतना अपन याद रखेंगे इसको। ओके, चलिए। तो GP120, GP40, ये आप ऐसे बोल सकते हो कि ये ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन हो सकता है बेटा उसके, ठीक है? एंड GP120 है, मेनली वो CD4 रिसेप्टर्स से कांटेक्ट करता है जब भी दूसरे सेल्स के इसमें जाता है तो, ठीक है? चलिए, तो इतना अपने को पता है। तो ये बहुत ईज़ी है एंड इम्पोर्टेंट डायग्राम है बेटा ये, ठीक है? इसमें एक और चीज़ याद रखेंगे बेटा कि इसमें जो आउटर कैप्सिड होती है बेटा, ये हो गई आउटर कैप्सिड एंड एक होती है इनर कैप्सिड। तो ये जो आउटर कैप्सिड होती है, इसका नाम है बेटा P17, ठीक है? इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? P17 प्रोटीन की कैप्सिड बनी होती है। एंड जो अंदर की कैप्सिड होती है बेटा, वो P24 की कैप्सिड होती है, ठीक है? इसके बाहर के जो मैंने आपको ग्लाइकोप्रोटीन बताया था बेटा, GP120 एंड GP41। जो GP41 होता है, GP41, ये ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, मतलब खीले की तरह अंदर धंसा होता है, ठीक है बेटा? हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं, हेल्पर टी सेल्स के पास होते हैं हेल्पर, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इसलिए बता रहा हूँ बेटा, हेल्पर टी सेल्स के पास होते हैं CD4 रिसेप्टर्स। एंड ये CD4 सेल रिसेप्टर्स को कौन ये करता है, बाइंड करता है बेटा? GP120 ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस तरह से वो एंटर करता है, ठीक है? और आपको बताया बेटा ये किस तरह से फैलता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, कॉन्डम ना यूज करने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, मदर टू चाइल्ड प्लेसेंटा से भी फैलता है बेटा, ठीक है? चलिए, तो इतनी सारी चीजें अपन इसमें याद रखेंगे, ओके? इसमें सिर्फ 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है बेटा, कि देखिए कि एचआईवी जो है, आपको पता है बेटा फिज़िकल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है, ठीक है? एंड आपको पता है कि फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग पर्सन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? इफ़ेक्ट हो जाती है, ठीक है? फैमिलीज़ एंड सोसाइटी इनको अपनाते नहीं है, लेकिन आपको पता है ये छूने से नहीं फैलता है, हो सकता है कि गलती से कभी फैल गया हो, ठीक है? उस पर्सन की गलती भी ना हो। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं बेटा कि जिनमें पर्सन को नोइंगली, अननोइंगली हो जाता है ट्रांसफ्यूजन से, ठीक है? चलिए, इसके बाद आप ऐसे बोल सकते हो कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है बेटा, मतलब बैक्टीरिया ने आपकी सॉरी वायरस ने आपकी बॉडी के अंदर एंट्री किया एंड टिल इट शोज इट्स सिम्पटम, तो इस पीरियड को बोलता है बेटा इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे मैं बोलूँ लेप्रोसी में जो होता है 5 इयर्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसी तरह पर्सन को पता ही नहीं चलता है इंक्यूबेशन पीरियड, क्योंकि 5 से 10 साल का होता है बेटा इसमें, ठीक है? चलिए बेटा, तो एक करेक्ट सीक्वेंस देख लेते हैं कि कैसे बॉडी में वो एंटर करता है, सबसे पहले किसको डैमेज करता है। एज पर दिस बुक ऑल्सो, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी द वायरस एंटर्स इनटू द मैक्रोफेजेस, मतलब सबसे पहला जो उसका शिकार है बेटा वो मैक्रोफेजेस है, ठीक है? तो सबसे पहले वो मैक्रोफेजेस को अपनी फैक्ट्री बना लेता है बेटा, प्रोटीन फैक्ट्री बना लेता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इट एक्ट एज अ मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरसेस एंड इट एक्ट एज अ एचआईवी फैक्ट्री। तो मैक्रोफेजेस एचआईवी फैक्ट्री की तरह बिहेव करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके बाद वो किसको टारगेट करता है बेटा? इसके बाद वो टारगेट पर करता है हेल्पर टी सेल को, रेप्लिकेट करता है एंड सेलुलर इम्यूनिटी को धीरे-धीरे कम करने लगता है। टी लिम्फोसाइट एंड इन सारी चीज़ों को बेटा वो डैमेज करते चलता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वह वही वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो एंटर हुआ तो मैक्रोफेजेस में गया। इसके बाद इसके पास कौन से एंजाइम्स होते हैं? इसके पास 4 तरह के एंजाइम्स होते हैं बेटा। नंबर 1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सबसे इम्पोर्टेंट, इसके अलावा प्रोटीएजेस, इसके बाद इंटीग्रेसेस, इंटीग्रेस, इसके बाद राइबोन्यूक्लियस। तो 4 तरह के एंजाइम्स होते हैं बेटा, इससे वो अपना काम निकलवाता है लेता है, ठीक है? चलिए, इसके बाद मैक्रोफेजेस एक्ट एज अ एचआईवी फैक्ट्री, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद जो है बेटा डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स इन द बॉडी ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं, इनका काउंट धीरे धीरे कम होने लगता है बेटा, एंड इसकी वजह से पेशेंट को ऐसे भी इन्फेक्शन होते हैं कि जिसका वो वैक्सीनेशन ले चुका है बेटा, ठीक है? यही चीज़ें यहाँ पे बोली गई है, ओके? नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा यहाँ पे, वो होता है कि व्हाट इज़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखिए क्लियर कट लिखा है,
व्हाट इज द स्क्रीनिंग टेस्ट, कभी कभी ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द स्क्रीनिंग टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ एचआईवी, तो ये बोलेंगे अपन एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट ऐसे, ठीक है। लेकिन कभी आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एचआईवी इज, दैट इज वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ठीक है बेटा। तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो यहाँ पे पूरा प्रिवेंशन ऑफ एड्स के बारे में पूरा पैराग्राफ है बेटा, कि कैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना चाहिए, यूज ऑफ कॉन्डम करना चाहिए, अवॉइडिंग सेफ सेक्स, रेगुलर चेकअप करना चाहिए, ये सारी चीज़ें दिखी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय नीडल एंड सिरिंजेस डिस्पोजेबल यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। सोसाइटी में किस तरह से मैनर चेंजेस आना चाहिए, कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, एडवर्टाइज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई गई है बेटा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं, यहाँ पे दिखाइए बेटा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, मतलब जानकारी के अभाव में मत मरिए, ठीक है। पहले उसको जान लीजिए कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे बचना है, एंड प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है बेटा। इसके अलावा एक चीज़ है, ये जो नाको है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नैको, ये एक एनजीओ है जो इसके बारे में जागरूकता बता रहा है बेटा। ये दो ही चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बाकी इस पूरे पैराग्राफ को आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है भैया आपका कैंसर, ठीक है। तो कैंसर बहुत डेडली बीमारी है बेटा, ठीक है। कम्युनिकेबल नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल है, लेकिन इससे इनहेरिटेबल भी नहीं है बेटा, ठीक है। परिवार में इनहेरिटेड होने के चांसेस कम होता है, लेकिन किसी किसी को होता है, ये इनहेरिटेबल भी रह सकता है, क्योंकि दादाजी को कैंसर था, पिताजी को कैंसर था, तो एक फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर वो सिगरेट ज़्यादा वगैरह पिएंगे या कुछ प्रोन एक्टिविटी करेंगे तो ज़्यादा उनको जल्दी होने के चांसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट बोला है बेटा, मोर देन अ मिलियन सफ़र फ्रॉम कैंसर। यहाँ पे एक चीज इम्पोर्टेंट है बेटा, यहाँ पे बोला गया है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसका मतलब है बेटा कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं किसी और सेल्स के कांटेक्ट में आने के बाद उनकी जो पावर होती है ग्रो करने की या डिवीजन करने की, वो कम हो जाती है। लेकिन कांटेक्ट यहाँ ये जो कैंसर सेल्स होते हैं, इनकी पावर वैसी नहीं होती है बेटा, दे डोंट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी वो शो नहीं करते हैं, वो डिवाइड एंड री डिवाइड करते हैं, इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड ग्रो होती है बेटा। वो अपनी हेफ्लिक लिमिट भूल चुके हैं, ठीक है, मरना भूल चुके हैं वो, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि आरबीसी है, आरबीसी को पता है कि मुझे 120 दिन के बाद मरना है, लेकिन इनकी भी एक हेफ्लिक लिमिट होती है, तो ये हेफ्लिक लिमिट को अपने भूल चुके हैं बेटा, ठीक है। एंड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी भूल चुके हैं, मतलब दूसरे सेल्स के कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो डिवाइड करने की जो पावर है वो रिड्यूस होती है या बंद कर देता है बेटा, ठीक है। 2018 में नोबेल प्राइज में भी दिया गया था बेटा एलिसन एंड हार्गो को, कैंसर थेरेपी बाय नेगेटिव इम्यूनो रेगुलेशन, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी रिसर्च चल रही है इसके ऊपर। अगर लेटेस्ट आपने देखा होगा तो सुना होगा कि शार्क जो है, शार्क को कभी भी कैंसर नहीं होता है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि कौन से ऐसे सेल्स है कि जो हेल्प करता है, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट 2-3 ही चीज़ें हैं कि बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो आपको पता है बेटा कि कैप्सुलेटेड रहेगा, एक जगह पे रहेगा, तो उसको अपन बोलते हैं बेटा बिनाइन ट्यूमर, वो रिलोकेट नहीं कर सकता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है। तो ये पावर जो होती है बेटा कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फैल सकते हैं, तो उस पावर को बोलते हैं बेटा मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस इज अ पावर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल्स, मैलिग्नेंट सेल्स, ट्यूमर्स जो एक जगह से दूसरी जगह फैल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर, तो आपको पता है बेटा एक्स रेज, यूवी रेज, गामा रेज एंड जो आपका सनलाइट होता है बेटा, ये सारी चीज़ें जो डीएनए है उसमें चेंजेस ला सकती है। बहुत सारे केमिकल्स भी है जैसे कि टोबैको स्मोकिंग, इससे भी लंग कैंसर होता है बेटा। कैंसर के लिए बहुत सारे ऑन्कोजेनिक वायरसेस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा होता है बोलता है कि 15 to 20% जो कैंसर होता है बेटा वो वायरसेस की वजह से होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एप्स्टिन वायर वायरस, हर्पिस वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, इसकी वजह से भी लीवर का कैंसर हो सकता है, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेलुलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय विच एक्टिवेट, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि ये जो होते हैं इसमें ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो
ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड एक बार ऑन्कोजीन्स बन गए तो फिर कैंसर कॉज हो जाता है। ठीक है, आपको एक और बात बता दूं बेटा कि क्रोमोसोम नंबर 17 जो होता है ना, ये हो गया क्रोमोसोम नंबर 17। क्रोमोसोम नंबर 17 पे एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं आरबी जीन, या इसको P53 प्रोटीन भी बोला जाता है। इस प्रोटीन को रेटिनोब्लास्टोमा, आरबी जीन का मतलब होता है बेटा रेटिनोब्लास्टोमा एंड P53 प्रोटीन, ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं गार्डियन ऑफ द जीनोम। ठीक है, ये गार्डियन ऑफ द जीनोम मतलब P53 प्रोटीन अगर एक्टिवेटेड है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 17 पे होता है बेटा, क्रोमोसोम नंबर 17 के शॉर्ट आर्म पे होता है बेटा, पी आर्म पे होता है। अगर ये रहेगा तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इम्यूनिटी पावर रहेगा एंड जो कैंसर कॉज करने वाले सेल्स है या कैंसर कॉज करने वाले एजेंट्स है उसको वो नल्लीफाई कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये P53 प्रोटीन डीएक्टिवेट हो गया ना, तो इसके बाद आप ऐसे बोल सकते हो कैंसर होने के चांसेस बढ़ गए हैं। रिसर्च ये बोलती है कि जितने भी इंडिविजुअल जिनमें कैंसर पाया गया था उनमें P53 प्रोटीन डीएक्टिवेटेड था, मतलब इनका जो प्रोटो ऑन्कोजीन था वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जा रहा था। वेरी क्लियर बेटा, तो ये P53 प्रोटीन को गार्डियन ऑफ द जीनोम भी बोला जाता है। ओके, इसको अपन याद रखेंगे बेटा। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पे दी है कि प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, सेलुलर ऑन्कोजीन्स। ठीक है, चलिए तो इसके बाद आता है बेटा आपका जो डिटेक्शन ऑफ कैंसर है। इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा रिलायबल वे ऑफ कैंसर डिटेक्शन क्या है। तो आपको पता है बेटा कि सबसे पहले तो अपन बायोप्सी करेंगे। सबसे पहले मैं आपका आंसर बता दूं कि इसका आंसर है एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्कैन से कोई भी चीज़ नहीं छूटती है, बहुत लाइक 110% इन्वेस्टिगेशन का तरीका है। इसके अलावा एक्सरे भी है बेटा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन आपको इसको बोल सकते हैं, एंड बायोप्सी। बायोप्सी भी करते हैं बेटा, आपको दिखाई देता है कि बायोप्सी में क्या करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं लीजन का एंड उसको लैब में डाल देते हैं, पूछते हैं कि ये इसमें क्या है, इसमें फैट के टिश्यू है या कैंसर के टिश्यू है। तो इंसिजनल बायोप्सी भी होती है बेटा, एक्सिजनल बायोप्सी भी होती है, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी भी होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा बायोप्सी के। ठीक है, तो अपन देख चुके कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड ये सारी चीज़ें। और आपको पता है बेटा कि कैंसर का डिटेक्शन तो हो चुका है। ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, एंटीबायोटिक्स भी इसमें दी जा सकती है। ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए भी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बेटा एमआरआई स्कैन रहेगा, बायोप्सी रहेगा, सीटी स्कैन एंड ये। ठीक है, इसके अलावा कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत सारे लोगों को पता है कि टोबैको एंड स्मोक वगैरह करने से लंग कैंसर एंड बहुत सारे कैंसर होते हैं, पैनक्रियाटिक कैंसर भी होता है। बड़े बड़े लोग जो है बेटा, जैसे कि आप बोलेंगे जो आपका स्टीव जॉब्स था उसको तो पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ था। ठीक है, इसके अलावा फिर ट्रीटमेंट पे क्या आता है बेटा, ट्रीटमेंट में है बेटा ट्रीटमेंट में आप एक सिंपल वे में इसको याद रखेंगे। ट्रीटमेंट के लिए ट्रायंगल होता है, एक होता है सबसे ऊपर ऊपर होता है बेटा सर्जरी, उसके बाद होता है कीमोथेरेपी एंड उसके बाद आता है रेडिएशन। ठीक है, इसके अलावा बीच में आप ऐसे बोल सकते हो इम्यूनोथेरेपी भी दे सकते हैं, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने का। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है इम्यूनोथेरेपी है, इसके बाद रेडिएशन थेरेपी है बेटा, सर्जरी है एंड कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स होते हैं। तो ये चार का जो कॉम्बिनेशन होता है बेटा, इससे ही कैंसर को मोस्टली ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत है, जैसे कि आप दिखाई दे रहे हैं बेटा कि हेयर लॉस है, स्पेशली कीमोथेरेपी के। हेयरलेस है, एनीमिया हो जाता है, बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स के बाल जा चुके हैं, सोनाली बेंद्रे, युवराज सिंह वगैरह। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पेशेंट्स आर टू बी गिवन बायोलॉजिकल मॉडिफायर सच एज अल्फा इंटरफेरॉन विच एक्टिवेट देयर इम्यूनिटी। ठीक है, तो अल्फा इंटरफेरॉन भी दिया जाता है बेटा कि जिससे क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी एंड डिस्ट्रॉय करेगी इम्यूनिटी टू डिस्ट्रॉय द ट्यूमर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चीज है दैट इज ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, तो इसमें अपन याद रखेंगे अब्यूज का मतलब क्या है बेटा, मिसयूज करना, किसी भी चीज का मिसयूज करने को अपन बोल सकते हैं अब्यूज करना, जरूरत से ज्यादा ले लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मेडिसिन भी अगर आप जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं तो वो अब्यूज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, किसी चीज का किसी और इम्पोर्टेंट चीज के लिए यूज किया गया था, जैसे मैं बोल रहा हूँ मॉर्फिन। मॉर्फिन का जो यूज था, आपको पता है बेटा सर्जरी के टाइम पे
एज अ पेन किलर दर्द को कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, उसको वंडर ड्रग बोला जाता था। लेकिन आज की डेट में मॉर्फिन का भी यूज़ बहुत गलत तरीके से यूज़ किया जाता है बेटा, ठीक है? तो अब जब किसी चीज़ का अपन गलत यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अब्यूज़। तो ड्रग्स एंड अल्कोहल का किस तरह से अपन गलत यूज़ करते हैं, ठीक है? इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ना है बेटा, ठीक है? तो मेनली अपने को 3 ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। एक होता है आपका ओपियोइड, दूसरा है कैनाबिनॉइड्स एंड तीसरा है कोका एल्कोहल, ठीक है? तो ओपियोइड स्टार्ट करते हैं बेटा। ओपियोइड में अ, ठीक है, ओपियोइड के जो रिसेप्टर्स हैं मेनली कहाँ पे होता है? ये होता है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड जीआईटी। इम्पोर्टेंट है, ये इसमें से एक एमसीक्यू आएगा बेटा फॉर श्योर, ठीक है? तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि इसके रिसेप्टर्स कहाँ हैं ओपियोइड के? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है? अब हीरोइन जो है, हीरोइन भी एक ओपियोइड होता है बेटा। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, आप ऐसे बोल सकते हैं ये जो अभी तक जो इसकी अपन बात कर रहे थे इसको आप अफीम बोल सकते हो, ओपियोइड मतलब अफीम। अब इसका एक स्पेशल टाइप है हीरोइन। हीरोइन को अपन बोलते हैं स्मैक। एंड ये केमिकली क्या है बेटा, ये डाइएसिटिल मॉर्फिन है। मतलब मॉर्फिन का एसिटिलेशन करने से, देखिए ये क्या बोल रहा है, एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन करने से अपने को क्या मिलता है? हीरोइन, या आप इसको स्मैक बोल सकते हैं। ये बिटर ऑर्डरलेस व्हाइट कलरलेस क्रिस्टल कंपाउंड है बेटा। एंड कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पेपावर सोमनिफेरम, ठीक है? पेपावर सोमनिफेरम जो एक पॉपी प्लांट है बेटा, इसके अनराइप्ड फ्रूट फ्रूट से मिलता है, ठीक है? चलिए, तो आपको दिखाई दे रहा है, आपके सामने एक डायग्राम आ चुका है बेटा, ये ठीक है? ओपियम पेपावर सोमनिफेरम प्लांट है बेटा। अब ये जो इसकी कैप्सूल होती है ना, ये वाली, ये कैप्सूल, ये अनराइप्ड फ्रूट है। ये कैप्सूल अनराइप्ड फ्रूट से इससे लेटेक्स मिलता है। लेटेक्स मतलब एक ऐसे आप ऐसे बोल सकते हो कि व्हाइट लिक्विड मिल्किश लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, वो यहाँ से मिलता है, ठीक है? एंड इससे फिर आप ऐसे बोल सकते हैं हेरोइन एंड मॉर्फिन सारी चीज़ें बनती है, ठीक है? तो ये जो है केमिकल स्ट्रक्चर है बेटा मॉर्फिन का, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, इसको 2-3 बार बनाने की भी कोशिश कर लीजिए, ठीक है? आ जाएगा ये एमसीक्यू में, ठीक है? ये जो है ना स्ट्रक्चर, ये आ सकता है। तो ओपियोइड जो है बेटा, जिसमें मॉर्फिन एंड हेरोइन आते हैं, ठीक है? ये कैसे कर लेते हैं अपन? स्नॉर्टिंग से लेते हैं या इंजेक्शन भी ले सकते हैं। हेरोइन जो है वो डिप्रेस करता है, स्लो डाउन द बॉडीज फंक्शन, ठीक है? तो ओपियोइड जो है वो सीएनएस की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, ठीक है बेटा? चलिए, इसके बाद आते हैं बेटा आपके कैनाबिनॉइड्स में। तो कैनाबिनॉइड्स जो है, आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि इसके प्रिंसिपल रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? इसके प्रिंसिपल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा ब्रेन में, ठीक है? एंड ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ये ऑब्टेन करते हैं कैनाबिस सटाइवा प्लांट से, फ्लावर टॉप से, लीव्स से एंड रेजिन से, ठीक है? तो जो फ्लावर का टॉप होता है, लीव्स होते हैं एंड रेजिन्स वाला पार्ट है, वहाँ से अलग-अलग कॉम्बिनेशन करके अलग-अलग चीज़ बनाई जाती है बेटा। जैसे मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। तो ये अलग-अलग जगह से निकले वाले स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, ठीक है? चलिए, इसको कैसे लेते हैं? इसे इट इज़ जनरली इनहेल्ड और ओरल इंजेक्शन लेते हैं बेटा। एंड ये किस पे इफ़ेक्ट करते हैं बॉडी पे? ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डिक्रीज़ करने का काम करते हैं, ठीक है? ये भी एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है बेटा, जैसे कि आप दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? ये कैनाबिस सटाइवा है एंड ये जो है कैनाबिनॉइड स्ट्रक्चर का केमिकल फॉर्मूला, ये इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। कभी-कभी ये लीफ भी पूछी जाती है। ऐसे-ऐसे आपको लीफ का डायग्राम दे देंगे एंड बोलेंगे ये किस चीज़ का डायग्राम है, ठीक है? एंड ये स्ट्रक्चर जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको 1-2 बार बनाने की कोशिश कर लीजिए बेटा, ठीक है? नेक्स्ट इस पे आता है बेटा, दैट इज़ कोका एल्कोलॉइड या कोकेन, ठीक है? तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि ये जो है, ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं अपन? एरिथ्रोज़ाइलम कोका, ठीक है? ये नेटिव कहाँ का है बेटा? साउथ अमेरिका का, ठीक है? इट इज़ ट्रांसमिटेड इट इंटरफेयर्स विद द न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामाइन के साथ ये इंटरफेयर करता है, ठीक है? इसके बाद कोकेन जो है बेटा, कोकेन इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ कोक या क्रैक। और आपको पता है कि ये जो सीएनएस की एक्टिविटी है ना, ये बढ़ाता है, स्टिम्युलेट करता है। अगर आपको याद है कि कबीर सिंह का मैंने आपको डायलॉग ये भी बताया था बेटा, सीन एक, कि उसमें क्या होता है कि वो स्नॉट करता है इसको एंड उसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है ब्रेन की, तो वो स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। एक यूफ़ोरिया का इफ़ेक्ट देता है। यूफ़ोरिया मतलब फ़ील गुड वाली फीलिंग होती है एंड इंक्रीज़ एनर्जी फ़ील होती है पर्सन को, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा डोज़ हो जाए इसका, एक्सेसिव डोज़ कैन कॉज़ हैलुसिनेशन, मतलब अजीब-अजीब से कानों में आवाज़ सुनाई देना, कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देना जो कि है नहीं, ठीक है? अगला वाला जो इंसान है, वो अजीब-सा दिखाई देना, ठीक है? जोकर दिखाई देना,
उड़ती हुई बिल्डिंग के दिखाई देना, ये सारी चीज़ें होती है बेटा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हेलुसिनेजिंग प्रॉपर्टी वाले हैं, जैसे एट्रोपा, बेलेडोना एंड धतूरा, ठीक है बेटा। तो एट्रोपा, बेलेडोना एंड धतूरा, इनमें भी हेलुसिनेजिंग प्रॉपर्टी होती है बेटा, ठीक है। एंड ये भी बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते हैं फॉर इंक्रीजिंग एंड बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है बार्बिचूरेट्स, एम्फेटामाइंस एंड बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन को वैलियम भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? बेंजोडाइजेपिन को बोलते हैं वैलियम, ठीक है। चलिए, धतूरा स्ट्रॉन्शियम को अपन बोलते हैं बेटा थॉर्न एप्पल। इसके पहले जो था ना धतूरा, धतूरा को बोलते हैं थॉर्न एप्पल, ठीक है। और ये जो डायग्राम है ना, ये धतूरा का ही है बेटा, फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ धतूरा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बेटा कि कितनी सारी चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे दिया है मॉर्फिन। मॉर्फिन के बारे में देखिए क्या बोला है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव, सिडेटिव एंड पेन किलर। जो लोग सर्जरी के लिए जाते थे, जो पेन बेयर नहीं कर पाते थे बेटा, उनको ये दी जाती थी। कभी कभी इसको सुपरमैन ड्रग भी बोला जाता है, सुपरमैन ड्रग भी बोलते हैं मॉर्फिन को बेटा, ठीक है। ये बस इतनी सारी चीज़ें दी हुई है यहाँ पे। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है बेटा। ये आपके फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर को चेंज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जड़ी बूटियाँ वाले फोक मेडिसिन रिलीजियस सेरेमनी में बहुत सारी, जैसे रिलीजियस सेरेमनी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि होली के टाइम पे अपन जो भांग वगैरह पीते हैं, ये रिलीजियस सेलिब्रिटी है बेटा। सॉरी, सेलिब्रिटी नहीं, सेरेमनीज होती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है बेटा, स्मोकिंग के बारे में दिया हुआ है कि बहुत पुरानी मेथड है, बहुत राजा रजवाड़ों के टाइम से चली आ रही है कि लोग स्मोक करते थे, हुक्का पीते थे, ये सारी चीज़ें स्नफ करते थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें निकोटिन होता है। निकोटिन क्या करता है, मेनली एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन। इससे बीपी भी बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है बेटा। इससे स्मोकिंग से इंक्रीज लंग कैंसर होने के चांसेस है, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट ब्रोंकाइटिस, बहुत सारी अलग अलग बीमारियां होने की चांसेस है, हार्ट अटैक है, गैस्ट्रिक अल्सर है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, ठीक है बेटा। चलिए, तो इसको अपन देख चुके हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिगरेट के ऊपर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है, संवैधानिक चेतावनी होती है कि इसको करने से लंग कैंसर एंड ये कैंसर वगैरह होने के चांसेस होता है बेटा, ठीक है। तो ये बहुत प्रेवलेंट हो चुका है। इवन हमारे कॉलेज टाइम पे हमको एक हॉरर शो दिखाते थे, जिसका नाम था डेंटल हॉरर शो, डेंटल हॉरर शो, ठीक है। एंड उसमें तंबाकू खाने से एंड स्मोकिंग करने से क्या-क्या चीज़ें होती है, कैसा फेस काट के सर्जरी करके मैंडिबल निकालना, फेस का टुकड़ा निकाल देना, आँख चली जाती थी उस कैंसर के वाले एरिया में। ये सारी दिखाते थे, तब से तो मतलब हमको बहुत ही ज़्यादा डर लग गया है इन सारी चीज़ों का। वैसे तो अपन ने कभी किए भी नहीं है, लेकिन करना भी नहीं चाहिए और एजुकेट भी करना चाहिए दूसरों को कि ये सारी चीज़ें से कितना इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद ये बहुत छोटी-सी चीज़ दी है बेटा कि एडोलेसेंस क्या है, इसमें से एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत कम है बेटा, ठीक है। तो आपको पता है कि 12 से 18 साल जो होती है, एडोलेसेंस की पीरियड होती है बेटा। मेंटल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होते रहता है एक बच्चे का, ठीक है। यानी ये इस टाइम पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, बट इस एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से यंगस्टर बहुत सारी गलत चीज़ों की तरफ मोटिवेट होते हैं, अल्कोहल एंड ड्रग्स पीने लग जाते हैं। इसमें आप ऐसे बोल सकते हो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मूवीज़ का भी है, क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ पे इसी तरह के ब्रांड को प्रमोट किया जा सकता है बेटा। इसके अलावा भी पीयर प्रेशर होता है, दोस्तों का प्रेशर होता है। इसको पीयर प्रेशर का मतलब क्या होता है? सहपाठियों का, कलीग्स का प्रेशर, ठीक है। कभी-कभी जो ये होते हैं, कोई अल्कोहल पीने वाला जो बच्चा है या सिगरेट पीने वाला बच्चा है, वो अपने दोस्त को बोलता है, जा तू घर पे जाके दूध पी, तेरे बस का नहीं है, मर्दों का काम है, ये सारी चीज़ें। इसकी वजह से भी आप ऐसे बोल सकते हो कि पीयर प्रेशर में, पाठियों के दबाव में आके भी पर्सन कुछ ऐसा कर लेता है, ठीक है। अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर है, फैमिली स्ट्रक्चर में कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबल है, मम्मी पापा का डाइवोर्स हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इस तरह की सिचुएशन में आके भी पर्सन बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें कर लेता है, ओके। अब डिपेंडेंसी इतनी आ जाती है बेटा इसकी वजह से कि आप ऐसे बोल सकते हो कि पर्सन बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता है, ठीक है।
उसको यूफ़ोरिया वाली फीलिंग आती है कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए। इसकी वजह से वो अल्कोहल, ड्रग एंड जो भी चीज़ है, जो जिस चीज़ का भी उसको एडिक्शन होता है, उसके लिए बहुत डेस्परेटली चाह करता है एंड अगर आपने उसकी आदत छुड़वा दी है, तो विथड्रॉल सिम्पटम उसको बहुत ज़्यादा आएँगे। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है जो 20 सिगरेट पीने का आदी था एंड अगर आपने उसको कुछ भी नहीं दिया है, तो उसकी वजह से आप ऐसा बोल सकते हो कि विथड्रॉल सिम्पटम आएँगे। जैसे कि आपने संजू पिक्चर में देखा होगा बेटा कि वो कैसे तड़पता है, जो उसका उसको अगर ड्रग्स वगैरह नहीं मिलते तो किस तरह से उसके हाथ काँपते हैं, शिवरिंग होती है, तो ये सारे इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं। इसमें से बस इसको एक अंडरलाइन कर लीजिए विथड्रॉल सिम्पटम को, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? चलिए इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, ठीक है बेटा? तो पर्सन किस तरह से डिपेंडेंट हो जाता है, रिबेलियस हो जाता है, एंड किस तरह से एग्रेसिव बिहेव करता है, आइसोलेशन, उसके फैमिली स्ट्रक्चर, फ्रेंड सब में चेंजेस आता है। ये सारी चीज़ें दिए हैं, ठीक है? इसमें बस आपको याद रखना है कि क्या-क्या होता है करके। इसमें से एमसीक्यू कुछ नहीं बनेगा बेटा, ठीक है? इसमें से एमसीक्यू बनने के चांसेस कम है। ठीक है बेटा, यहाँ पे दूसरी 2-3 चीज़ें दी हुई है, ठीक है? तो एचआईवी, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी ये मोस्ट डेडलीस्ट बीमारी है बेटा, अभी तक इनका सॉल्यूशन नहीं आया है। तो इनका प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है? अल्टीमेटली दे आर फेटल, कहीं न कहीं आपकी डेथ होनी ही है उसकी वजह से अगर आपको हो गया तो, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे आपको बताया बेटा कि अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीने से क्या होता है? सिरोसिस ऑफ लिवर, तो इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए। इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा ये, ठीक है? चलिए इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे और एक अच्छी दी हुई है, कि क्लाइटोरिस एनलार्जमेंट, ठीक है? तो बहुत सारा ऐसा होता है कि जैसे कोई फीमेल्स वगैरह होती है, स्टेरॉइड्स के बारे में बोला है, द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड, ठीक है? तो इनमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं आना, ठीक है? उसके बाद मेल लाइक फीचर डेवलप होना, एग्रेसिवनेस होना, ठीक है? हेयर एंड क्लाइटोरिस का डेवलपमेंट। आपको पता है बेटा कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, यहाँ पे क्लाइटोरिस लाइक ऑर्गन होता है, ये वजाइनल ओरिफिस होता है, ये सॉरी यूरेथ्रल ओरिफिस होता है, ये वजाइनल ओरिफिस होता है। इसके आजू-बाजू में लैबिया माइनोरा, लैबिया मेजोरा, ठीक है? ये एनस वाला पार्ट है, ठीक है? इस तरह से यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो क्लाइटोरिस वाला पार्ट होता है ना, ये होमोलोगस टू पेनिस होता है एंड अगर कोई फीमेल स्टेरॉइड वगैरह ले रही है ना, तो उसका क्लाइटोरिस लाइक पार्ट बहुत बढ़ जाता है एंड पेनिस लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। तो फीमेल्स जो एथलीट्स है या फिर जिम वगैरह करती है तो ये बहुत ज़्यादा लेती है एंड इनमें एग्रेसिवनेस भी बहुत बढ़ जाता है बेटा, ठीक है? इसके अलावा फिर डिसफंक्शनिंग होने लगता है, बहुत सारी चीज़ें अल्टर होती रहती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती है बेटा, ठीक है? किडनी एंड लिवर डैमेज होने में भी होता है, ठीक है? इसके अलावा मेल्स में भी बहुत सारी चीज़ें चीज़ें दिखाई देती है बेटा, बाल्डनेस आती है, ठीक है? प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह होता है, ठीक है? चलिए, तो इसमें से भी कोई क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, ओके? ये लास्ट वाला भी पार्ट है बेटा, एक बार इसको देख लीजिएगा। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है? तो कैसे अगर कोई इस बीमारी में या फिर ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ में फँस चुका है या किसी नशे के लत में लग चुका है, तो उसको कैसे बचाएँगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे अपन, ठीक है? तो सबसे पहले तो उसकी काउंसलिंग वगैरह करनी चाहिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है? टीचर्स एंड पेरेंट्स ने मिलके स्पेशल कंसर्न एंड डिसिप्लिन रखना चाहिए इनके ऊपर, कैसे रोका जाए एंड अनड्यू अवॉइड पीयर प्रेशर, मतलब जो दोस्तों का जो ये रहता है बेटा, एक्टिविटीज़ रहती है या दोस्तों का जो प्रेशर रहता है, उसको ख़त्म करना या फिर लेना ही नहीं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बातचीत करने से मम्मी-पापा से ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है, इवन टीचर्स से भी, ठीक है? उनकी एक प्रॉपर एजुकेशन एंड काउंसलिंग करना ज़रूरी होती है बेटा, क्योंकि रीडिंग जो चाइल्ड्स की एनर्जी है, वो रीडिंग, स्पोर्ट्स, अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि फालतू के ड्रग्स एंड अल्कोहल में, ठीक है? हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, ठीक है? तो भाई-बहन, पेरेंट्स इन्होंने भी इन सारी चीज़ों को एक अच्छे वे में लेना चाहिए एंड उसकी सपोर्ट करना चाहिए, उनको एंग्ज़ायटी एंड गिल्ट से दूर भगाना चाहिए, ठीक है? लुकिंग फॉर डेंजर साइन, अगर आपको ऐसा कोई आपका भाई-बहन ऐसा दिखता है कि वो शांत-शांत बैठा है, उसके जो अ, उसके ग्रेड्स जो है, उसके मार्क्स जो है धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं, ये साइन्स अगर आप देखेंगे, तो उसको रिपोर्ट कीजिए कि उसके पेरेंट्स को बताइए, उसके टीचर्स ने भी ये चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए, उसके पेरेंट्स ने भी ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए, बात करना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती है बेटा, ठीक है? सीकिंग फॉर प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, अगर टीचर्स एंड
पेरेंट्स से ये नहीं हो रही है चीज़ें तो साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट इन सारे लोगों का हेल्प लेना चाहिए एंड उसको नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए हेल्प करना चाहिए। ठीक है बेटा? तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रेटजीज फॉर फूड एनहांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन। ओके?